कैसे हो प्रीति? प्रीति पांडे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पढ़ाई चल रही है? यस सर। अच्छा, पहले के क्लासेस देख लिए हुए हैं तुमने? नहीं ना? सर सैटरडे वाला नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देख लिया करो क्योंकि सीआरपीसी बीएनएसएस जो है वो सब कुछ कंटिन्यूएंस में ही है ना, तो जो पहले के सेक्शंस हैं वो छूट जाने के बाद उससे कनेक्टेड आगे के सेक्शंस होते हैं, और स्पेशली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो कनेक्टेड है ही, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वो जरूरी है। नहीं तो ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, ऐसे टर्म्स, जैसे लास्ट क्लास में मैंने पूछा हुआ था मेक ओवर का मतलब और कमिटल का मतलब, जो कि बहुत बार मिलने वाला है आगे भी, तो कुछ लोगों को नहीं पता थी। क्या होता है मेक ओवर का मतलब? संभवी। बीएनएसएस में जो मेक ओवर टर्म यूज हुआ है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को मेक ओवर करता है केसेस। सर ट्रांसफर करते हैं केस, ऐसा कुछ था। अच्छा, और कमिट करने का मतलब? याद नहीं आ रहा है। सर, कल वाली क्लास में देख नहीं पाऊंगी। कौशिकी तुम बताओ। सर मेक ओवर में हायर कोर्ट्स अपने लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को केसेस ट्रांसफर करती हैं, और कमिट में लोअर कोर्ट्स अपने से हायर कोर्ट में केसेस ट्रांसफर करती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कौशिकी, बिल्कुल। एक जो कौशिकी ने बोला यही सही है। मेक ओवर में जब एक अपर जो कोर्ट्स होते हैं अपने से नीचे वाले कोर्ट्स को कुछ केस भेज रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ मेक ओवर टर्म का यूज होता है। बीएनएसएस में मेक ओवर या मेड ओवर पास्ट टेंस में टर्म का यूज होता है। या अगर कमिट करने का यूज हुआ है कि एक कोर्ट ने दूसरे केस को कमिट किया हुआ है, तो वहां पे वो किस सेंस में यूज हुआ रहता है? जब नीचे वाली कोर्ट ऊपर वाले को भेजी जाती है। ये मैं लास्ट सेकंड क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी, और आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आज भी मिलेगा सेक्शन में, कई सारे सेक्शंस में इस तरह के टर्म यूज हुए हैं, इसलिए इसका मतलब जानना जरूरी है। ठीक है कल्पना? कल्पना वाइस। जी सर। ओके ओके, तुमने देख लिया हुआ है पहले के क्लासेस? नो सर, लास्ट सैटरडे वाली बची है और उसके आगे की 2 पहले की बची हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग कहाँ तक ऐसे सेक्शन तक किए हुए थे कौशिकी? बीच में ही मैं रुक गया हुआ था उस देर में। सर 218 218 तक ना? हो गया था। ओके, 218 वहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई अगर पढ़ के आया है तो? बहुत लंबे लंबे सेक्शंस है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो सेक्शंस चल रहे हैं। पिछले 3-4 सेक्शन जो लास्ट क्लास में भी हुई थी, दे आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट वो पूछे जा सकते हैं। और इंडेक्स बस उसका याद होना ज्यादा जरूरी है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं उससे, लेकिन सेक्शन के कंटेंट से नहीं आया हुआ आता है, क्वेश्चन नहीं आते जनरली। और उसमें जो लंबा लंबा सेक्शन है मोस्ट पार्ट इरेलीवेंट है, बट फिर भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आज भी हम लोग कुछ सेक्शन और डिस्कस करते हैं उसके आगे वाली, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। 218 तक हो गया हुआ था, 218। जज एंड पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो रूल्स है, जज या पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना हो तो किससे किससे परमिशन लेनी पड़ती है? स्टेट गवर्नमेंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट से? जिस कंसर्न गवर्नमेंट के अंडर वो जॉब कर रहे हैं उस गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल कौशिकी, जिस गवर्नमेंट से कंसर्न है उस गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर स्टेट इमरजेंसी की सिचुएशन है तो किस गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। हाँ, तब सेंट्रल गवर्नमेंट सोल अथॉरिटी बन जाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। सारी की सारी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेनी पड़ेगी अगर स्टेट इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है तो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में दी हुई है, 356। और नेशनल इमरजेंसी कहाँ दी हुई है? क्या सर? नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 356। नेशनल इमरजेंसी। सॉरी सर, 352 सॉरी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी?
360 380 360 हाँ 360 बिल्कुल 360। किसी एक को मैं जरा किसका नेटवर्क सबसे ज्यादा सही है? कौशिकी तुम्हारा नेटवर्क सही है? यस सर, आप मेरा सही है बिल्कुल। सर आज की क्लास समझने के लिए कल की क्लास समझना जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है संभवी, पूरी तरह ऐसा नहीं है, बट कुछ चीजें तो आएंगी ही जो पहले क्लासेस वैसे कुछ ऑफेंसेस का डिस्कशन हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस का जिसका प्रोसिक्यूशन के लिए किसकी परमिशन लेनी जरूरी है, वही सारे सेक्शंस चल रहे हैं। तो कुछ 3-4 प्रोविजंस हो गए हुए थे और 3-4 अलग अलग ऑफेंसेस की और बातें होनी है। तो कनेक्शन नहीं है, सभी एक ही पैटर्न पे है कि सब में किसी ना किसी का परमिशन लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से सभी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कुछ वर्ड्स जो है कनेक्टेड वो ये है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि डाउनलोड नहीं हो पा रहा था हाँ मेरे से कल, और लाइव चलाने के लिए हाँ। नेटवर्क वहाँ सही नहीं था। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद वो किस क्वालिटी में चलता है, मतलब किस ये में डाउनलोड होता है, रेजोल्यूशन में कितने पे चलता है? 720p 360p 1080p? 360 360p 360 है पे। तो बोर्ड दिख कितने पे? 360p पे। हाँ दिख जाता है, उसके ऊपर नहीं चलता है, उसके ऊपर वो प्रीमियम वगैरह पता नहीं क्या क्या रहता हम्म। मतलब ऐसे तो लाइव मतलब ऑनलाइन देखने पे तो तुम लोग 1080p पे नहीं देख पाते हो क्या? है। नहीं, ऑनलाइन तो देखने पे तो हो सकता है जितना भी हाँ, मैक्सिमम, लेकिन डाउनलोड जब नहीं हो डाउनलोड सकता करना ये बोल होता है रहे ना, हाँ वो हैं। वो हाँ 360 रहता है मैक्सिमम। और क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं चल पा रहा था बहुत ज्यादा क्या चल ही नहीं रहा था, तो मैं डाउनलोड ही कर अच्छा रही थी, अच्छा तो इस वजह से नहीं देख पाई मैं। अच्छा। कोई बात नहीं। कौन आ रहा है शाम में? चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कोई डाउट वगैरह है क्या कॉज की पिछले क्लास से? नो सर। ओके ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 219 सेक्शन 219 BNSS। अब जो है एक और स्पेशल ऑफेंस की बात होगी, एक और स्पेशल ऑफेंस जिसके लिए कॉग्निजेंस लेने के लिए, जिसके लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, कौन फाइल करेगा, इस तरह की चीजें पढ़नी है। चलिए पढ़ते हैं 219 सौम्या सेक्शन 219 निकाल लो बेयर एक्ट में। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। अब जो एक चैप्टर ही आती है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, उस चैप्टर में जो कि मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस है, जैसे बाइगेमी हो गया और क्या हो गया, किसी के वाइफ को ले लेना फॉर सम अनलॉफुल पर्पस के लिए, मोटिव से ले लेना, किसी से इलिसिट रिलेशनशिप बनाने के पर्पस से लेना, इस तरह के जो मैरिटल ऑफेंसेस होते हैं, मैरिज से एसोसिएटेड जो ऑफेंसेस है, उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन है। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है सब सेक्शन 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 81 टू 84, मतलब 81 से 84 बीएनएस का, उसके अंदर जो ऑफेंसेज है, मैरिज रिलेटेड ऑफेंस है of BNS 2023, except upon a complaint made by some person aggrieved by the offense। तो जो मैरिज रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, मैरिज रिलेटेड ऑफेंस, उसका कॉग्निजेंस कब लेना है? जब कोई when complaint is filed by aggrieved। नॉर्मल रूल यही है कि एग्रीव्ड ही कंप्लेन, एग्रीव्ड मतलब एग्रीव्ड पार्टी, जो कि जिसके साथ बुरा, जो विक्टिम है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जो कि विक्टिम ऑफ द ऑफेंस है, वो एग्रीव्ड पर्सन जब तक ही कंप्लेंट ना फाइल करे, कॉग्निजेंस नहीं लेनी है, कोई भी प्रोसीडिंग तब तक नहीं स्टार्ट करनी है जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन खुद कंप्लेंट ना फाइल करे। ये नहीं कि कोई अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन मिला, पड़ोसी आकर के बता दिया कि इन्होंने एक मैरिटल ऑफेंस कमिट किया हुआ है, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस कमिट किया हुआ है, और कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले ले, ऐसा नहीं होगा। या कोर्ट को खुद के नॉलेज में आया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खुद के नॉलेज में आया,
ये इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में कि कॉग्निजेंस कैसे ले सकता है, उसमें ये भी थे कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, कोई दूसरा पर्सन से भी इंफॉर्मेशन मिले उस पर भी कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन ये सब उसका एक्सेप्शन हो गया ना। यहाँ पे अदर सोर्सेस इंफॉर्मेशन मिल भी रही है फिर भी कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। और नॉर्मल रूल कॉग्निजेंस लेने का क्या था, अगर कोई कंप्लेंट फाइल करे तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है, पुलिस रिपोर्ट पे भी ले सकता है, कंप्लेंट पे भी ले सकता है, एनी अदर इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर भी ले सकता है, पर्सनल नॉलेज पे भी ले सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पर्सनल नॉलेज पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे या कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है उस बेसिस पे कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। कब लेनी है, जब एग्रीड पर्सन खुद कंप्लेंट फाइल करे, खुद कंप्लेंट फाइल करे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस, मतलब एग्रीड पर्सन जब तक की कंप्लेंट ना फाइल करे तब तक मैरिज रिलेटेड ऑफेंस में कॉग्निजेंस नहीं लेनी है, कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। ये हो गया नॉर्मल रूल। अब इसका प्रोवाइजो जो है वो बताएगा कि एग्रीड पर्सन के अलावा भी और कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्रीड पर्सन अकेला हो, अकेला वही कैपेबल है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, अलग अलग तरह के सिचुएशन में अलग अलग तरह के लोग भी फाइल कर सकते हैं, वही प्रोवाइजो में दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। प्रोवाइजो, पहला प्रोवाइजो ए, वेयर सच पर्सन इज अ चाइल्ड, मतलब वो एग्रीड पर्सन अगर बच्चा है, सच पर्सन मतलब एग्रीड पर्सन, अगर वो एग्रीड पर्सन बच्चा है और इज ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन है, इंसेन पर्सन है, और इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट नीड्स, और इज फ्रॉम सिकनेस और इंफॉर्मिटी, किसी भी तरह की उसकी इंफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी है, किसी तरह की कमी है जिससे वो कैपेबल नहीं है कि अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। ये जो जितनी तरह की इंफॉर्मिटी की बात की गई है इसमें, वो उसको डिसेबल बना रहा है उस पर्सन को, एग्रीड पर्सन को, कि अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, वो कंप्लेंट फाइल कर पाए। दैट्स व्हाई लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, कोई सिकनेस हो, इंफॉर्मिटी हो, अनेबल टू मेक कंप्लेंट, और इज अ वुमेन, वो तो सारी इंफॉर्मिटी की बात कर दी। एक दूसरा कैटेगरी में एक वीमेन का, ऐसी वीमेन हु अकॉर्डिंग to the local customs and manners ought not to be compelled to appear in public। ये जो है लोकल कस्टम को प्रोटेक्ट किया हुआ है। कई रिलीजन में से कस्टम्स होते हैं जिसमें वीमेन जो होती है वो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आती है, ऐसे कस्टम्स अभी भी फॉलो होते हैं बहुत सारी जगह पे, तो इसको भी प्रोटेक्ट किया गया, इसको भी मेंशन किया गया है कि अगर ऐसा है किसी रिलीजन में, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसी सिचुएशन है जहाँ की महिलाएं जो है वो पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आती है, देन क्या होगा, इन लोगों के बदले और कौन कर सकता है कंप्लेंट फाइल, तो वही लिखा हुआ है सम अदर पर्सन में, तो कौन हो गए, देन सम अदर पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन जो है फाइल कर सकता है कोर्ट के परमिशन से, मे विद द लीव ऑफ द कोर्ट। लीव का क्या मतलब होता है, ये जो लीव वर्ड लिखा हुआ है बहुत बार मिलेगा, अलग अलग लॉज में हर जगह मिलते हैं लीव, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, इसका मतलब किसी को पता है, परमिशन, हाँ, परमिशन। टर्म है विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कहीं मिला हुआ है कि नहीं इससे पहले, बिल्कुल सांभवी ने सही बोला, किसको किसको नहीं पता था ये, रिक्की पता था विद लीव का क्या मतलब होता है, प्रीति, सौम्य बताओ, तुम बताओ, सौम्य सरिता, प्रीति का कौन गायब हो गया, सौम्य ही गायब हो गई, ओके। कल्पना पता था लीव का मतलब, नो सर। हाँ ये एग्जाम्स में भी पूछे हुए हैं कभी ना कभी, ये बहुत ये छोटी बात है क्योंकि हर जगह रहती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लीव लिखा हुआ है, आपको हर लॉज में कहीं ना कहीं मिल जाती है लीव से, लीव का मतलब परमिशन ही होता है। ओके, देखिए विद द लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब विद द परमिशन, कोर्ट के लीव से यानी कोर्ट के परमिशन से, कोर्ट के आज्ञा से, कोर्ट से परमिशन लेने को ही विद द लीव ऑफ द कोर्ट कहते हैं। इस फ्रेज का मतलब होता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जिसको नहीं याद है याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा ही बेसिक हो गया कि लीव ऑफ द कोर्ट, ये हर लॉज में यूज हुए रहते हैं। सुचेता,
मैं किससे कौशिकी कौशिकी मैं तुम्हें को होस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेना अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा तो। ठीक है सर। हो गया ना, तुम बन गई शायद। यस सर, मैसेज आ ओके गया। ठीक है हम लोग, हाँ ओके ओके ठीक है हम लोग कहाँ थे? ओके, मैं बता रहा था कि अगर, अब फिर हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। ये आप लोग समझ गए, ये फ्रेज का मतलब होता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होता है। अगर मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस है, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस है, तो किसके कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेनी है? किसके कंप्लेंट पे? एग्रीव्ड पर्सन के कंप्लेंट पे। जो एग्रीव्ड है, जो विक्टिम है, उसके कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेनी है। अगर वो ना कंप्लेंट करे तो कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। मजिस्ट्रेट के ओन नॉलेज पे कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। कोई थर्ड पार्टी कंप्लेन करे तो नहीं लेनी है। अगर जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मिटी से गुजर रहा है, वो विक्टिम, वो एग्रीव्ड पर्सन, बच्चा है, इंसेन है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, इस तरह की वल्नरेबिलिटी से अगर गुजर रहा है, तो उसको एग्जम्पशन दिए गए हैं। देन उसके बिहाफ में कोई और पर्सन कोर्ट के परमिशन से स्टार्ट करवा सकता है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। और उसमें एक और कैटेगरी है महिलाएं, वो महिलाएं जो कि पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आती हैं, उन महिलाओं के भी बदले कोई और पर्सन, एनी अदर पर्सन, सम अदर पर्सन, जो कि कोर्ट के परमिशन से विद द लीव ऑफ द कोर्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और उस कंप्लेंट को कंसीडर किया जाएगा आगे प्रोसीड करने के लिए। ये बातें समझ में आई? किसको किसको थम्स अप कीजिए। प्रीति सॉन्ग में नहीं समझ में आया? ओके, सॉन्ग में सुचेता तो जस्ट ज्वाइन हुई है। ओके, किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब हम इसका दूसरा प्रोवाइजो देखते हैं। दूसरा प्रोवाइजो, प्रोवाइजो ए आप समझ गए, जनरल रूल समझ गए, उसका एक्सेप्शन भी समझ गए क्या था। अब प्रोवाइजो सेकंड क्या कहता है? वेयर सच पर्सन, सच पर्सन यहाँ भी एग्रीड पर्सन की बात कर रहा है, वेयर सच एग्रीड पर्सन is the husband and he is serving in any of the armed force of the union under conditions which are certified by his commanding officer as precluding him from obtaining leave of absence to enable him to make a complaint in person। देखिए कह रहा है कि अगर वो एग्रीव्ड जो है, पहला कैटेगरी में भी हम कुछ पर्टिकुलर एग्रीव्ड पर्सन की चर्चा की है। कौन सा एग्रीव्ड पर्सन? जो वल्नरेबल है, कुछ वल्नरेबिलिटी है उसको, या कोई वीमेन है जो पब्लिक अप्रेस में नहीं आती, उनको एग्जाम्पशन दिया गया है, उनके बदले में कोई और फाइल कर सकता है कंप्लेंट। दूसरा भी एक कैटेगरी है, प्रोवाइजो 2 में कह रहा है, प्रोवाइजो बी में कह रहा है कि अगर वो एग्रीव्ड हस्बैंड है, मतलब किसी हस्बैंड जो है वो विक्टिम है क्राइम का। कौन सी क्राइम का? मैरिज रिलेटेड ऑफेंस का, ठीक है, दूसरा क्राइम नहीं, मैरिज रिलेटेड ऑफेंस का। विक्टिम कौन है? हस्बैंड है, और वो कहाँ काम करता है? वो यूनियन का जो आर्म्ड फोर्स है उसमें काम करता है, यूनियन के आर्म्ड फोर्स में काम करता है। और उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है, वो जो है उसको उसमें छुट्टी नहीं दे सकता है। किस चीज के लिए? कि तुम उसको केस फाइल करना है, उसको जो है कंप्लेंट केस फाइल करनी है, उसके लिए वो छुट्टी नहीं दे सकता है। व्हाटएवर सिचुएशन जो वहां चल रही है, उसको जो है लीव नहीं मिल सकती है ये क्या करने के लिए? कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए। देन उसके पास भी ऑप्शन है, दिए गए हैं कि उस दूसरे से फाइल करवा सकता है। तो लिख रहा है कि कंप्लेंट इन पर्सन, commanding officer as precluding him from obtaining leave of the essence to enable him to make a complaint in person। इन पर्सन का मतलब वो खुद आके नहीं फाइल कर सकता है। इन पर्सन का मतलब उसको, वो जो ऑफिसर है जो काम कर रहा है आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन में, उसको इन पर्सन फाइल करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। देन सम अदर पर्सन, फिर सम अदर पर्सन आ गया। सम अदर पर्सन authorized by the husband in accordance with the provision of subsection 4 may make a complaint in this behalf। सबसेक्शन 4 थोड़ी देर बाद मिलने वाली है, उसमें दिया गया है कैसे ऑथराइज करना है, कैसे ऑथराइज करना है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि अगर वो ऑफिसर, आर्म फोर्स का ऑफिसर अपने से, वो खुद से किसी को ऑथराइज कर दे कि वो मेरे बिहाफ पे वो कंप्लेंट केस फाइल करेगा, वो कंप्लेंट फाइल करेगा, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो जो प्रोवाइजो बी है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है विक्टिम, विक्टिम जो है वो हस्बैंड है, एग्रीड पर्सन एक हस्बैंड है जो काम करता है आर्म फोर्स ऑफ यूनियन में, और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है उसके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा कि इन पर्सन आके कंप्लेंट फाइल करे। देन वो क्या कर सकता है? वो जो है किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज कर सकता है। ऑथराइज कैसे करेगा? सबसेक्शन 4 में जो मैनर दिया हुआ है उस तरह से ऑथराइज करेगा, और वो ऑथराइज पर्सन जो है वो कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है। ओके प्रीति,
प्रीति सर इस केस में कोर्ट के परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि देखिए हम लोगों ने देखा। हाँ ऊपर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसेक्शन 4 में डिटेल में लिखा रहेगा कि जो वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर है वो सर्टिफाई करेगा, वो इंडोर्स करेगा कि नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती है, साइन करेगा, फिर जो है वो रिटन ऑथराइजेशन देगा, जो जिसको कंप्लेंट फाइल करना है वो किसी और पर्सन को रिटन ऑथराइजेशन देगा। उन सारे को एज एविडेंस कोर्ट मान लेती है, ये जो सारे डिटेल्स है उसको एज एविडेंस मान ली जाती है और उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो वहां तो कोई और पर्सन जो था वो ऑथराइज किया जा रहा था, ऑथराइज भी नहीं किया जा रहा था, जो पर्सन था विक्टिम उसको ऑथराइज करने के लिए कैपेबल ही नहीं है ना, इसलिए कोर्ट का उसमें दिया हुआ था कि कोर्ट परमिशन देखी। कोर्ट क्या देखेगी कि ये पर्सन जो है सही में इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, इसलिए वहां पे लिखा हुआ था कि कोर्ट के परमिशन से। जो पहला हमने इससे ऊपर वाला पढ़ा उसमें वल्नरेबल पीपल था, समझिए मान लीजिए एक इंसेन पर्सन है, वो क्या ऑथराइज करेगा किसी को कि मेरे बिहाफ में वो केस फाइल करेगा, लेकिन कोई बोल रहा है कि मैं केस फाइल करूंगा इसके बिहाफ में, तो कोर्ट जो है वो कंसीडर करेगी, वो देखेगी कि ये पर्सन जो है जेन्युइनली उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है कि नहीं। अगर कोर्ट को लग रहा है तो वो क्या कर देगी, लीव दे देगी, यानी परमिशन दे देगी कि फाइल करे, इसलिए वहां लिखा हुआ था विद द लीव ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के पास कई सारे एविडेंसेस आ जा रहे हैं जिसके बेसिस पे उसे लग रहा है कि यही ऑथराइज पर्सन है जो कि फाइल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वहां पे जिसके बिहाफ में फाइल किया जा रहा है वो कोई वल्नरेबल नहीं है, वो बस एक वो ऑफिसर है आर्म्ड फोर्स का, और वो खुद से बस नहीं फाइल कर पा रहा है इसलिए किसी को ऑथराइज कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये बात नहीं लिखी हुई है कॉस की। ठीक है बाकी लोग को भी समझ में आया ना क्यों वहां पे कोर्ट की परमिशन की जरूरत है, क्योंकि वहां वल्नरेबल पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई दूसरा आ रहा था, और यहाँ पे वो हस्बैंड जो है इज नॉट वल्नरेबल, ही इज नॉट फेसिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, जस्ट वो प्रेजेंट नहीं हो सकता है तो किसी और को ऑथराइज कर रहा है, वो भी रिटन में ऑथराइज करेगा और कमांडिंग ऑफिसर भी सर्टिफाई करेगा कि हाँ उसको छुट्टी नहीं मिली है। इन सभी चीजों को कोर्ट एज एविडेंस मानेगी, उसके ट्रूथफुलनेस को, उसके क्रेडिबिलिटी को, जेन्युइननेस को प्रिज्यूम करेगी और उसी के बाद प्रोसीड कर जाती है कोर्ट। ठीक है, ओके, तो ये सबको समझ में आ गया। इसका दूसरा जो प्रोवाइजो है, कमांडिंग ऑफिसर सॉरी आर्म फोर्स का जो ऑफिसर है, यूनियन का जो आर्म फोर्स का ऑफिसर अगर नहीं आ सकता है तो कैसे फाइल होगी। ओके, चलिए हम लोग सी देखते हैं। अब तीसरा प्रोवाइजो सी 2 हो गया, अब तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं। लिखा हुआ है द पर्सन एग्रीड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस, बाइगेमी की बात कर रहा है, बाइगेमी। Where the person agreed by an offense punishable under section 82 of the BNS is the wife, लिख रहा है कि अगर बाइगेमी का ऑफेंस है और एग्रीड पर्सन कौन है, वाइफ है। जो प्रोवाइजो सी है वो कह रहा है बाइगेमी का ऑफेंस है और एग्रीड कौन है, हस्बैंड नहीं, एग्रीड वाइफ है। ये स्पेशली वाइफ के लिए बस बना हुआ है, बाइगेमी के लिए हस्बैंड भी एग्रीड हो सकता है ना, लेकिन यहाँ वाइफ की बात की जा रही है। अगर बाइगेमी की ऑफेंस है एंड एग्रीड पर्सन इज वाइफ, देन क्या, कंप्लेंट में भी मेड ऑन हर बिहाफ बाय हर फादर, तो उसके बिहाफ में मतलब उस फीमेल के बिहाफ में कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, तो उसके रिलेटिव्स का सारा नाम लिख दिया हुआ है। देखिए फादर मतलब फीमेल की फादर की बात की जा रही है, बाय हर फादर, हर मदर, हर ब्रदर, हर सिस्टर, हर सन, हर डॉटर, और बाय हर फादर्स और मदर्स ब्रदर, मतलब उनके पिता का भाई या माता का भाई या बहन, और विद द लीव ऑफ, देखिए वो सारे रिलेटिव हो गए क्लोज रिलेटिव, तो उनमें जो है वो फाइल कर सकते हैं, उनमें लीव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर लिखा हुआ है और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड मैरिज और एडॉप्शन। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए आप तीनों वर्ड को, इसको ब्लड मैरिज एडॉप्शन, ये कैसे करेंगे, विथ लीव ऑफ कोर्ट। बाकी लोग जो है क्लोज रिलेटिव थे उनमें लीव, उनको लीव की परमिशन की जरूरत नहीं, लीव का मतलब परमिशन थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी जो क्लोज रिलेटिव है वो लोग फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किस चीज के लिए, किसके बिहाफ पे फाइल कर सकते हैं, एक एग्रीव्ड फीमेल के बिहाफ में, जो कि किस चीज के लिए एग्रीव्ड है, बाइगेमी के ऑफेंस के लिए, एक बाइगेमी के ऑफेंस के लिए जो एग्रीव्ड फीमेल है, जो विक्टिम फीमेल है, उनके बिहाफ में उनके फैमिली वाले जो है क्लोज रिलेटिव जो है वो फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट, या
कोर्ट के परमिशन से वो दूसरे लोग भी फाइल कर सकते हैं जो उस महिला से रिलेटेड है, बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन। तो बाय ब्लड जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो, बाय मैरिज से जो भी रिलेशन एसोसिएट होते हैं, शादी करने से जिससे शादी किया जाता है स्पाउस, उनके फैमिली वाले भी रिलेशन में आ जाते हैं बाय मैरिज। फिर अडॉप्शन, अगर अडॉप्ट किया गया हुआ है उससे भी रिलेशंस बनते हैं। तो इन तीनों बाय ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन से जो रिलेटेड लोग आ गए वो भी फाइल कर सकते हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट या क्लोज रिलेटिव। तो हमने देख ही लिया। इज इट ओके टू एवरीवन? बाइगेमी के ऑफेंस में कौन फाइल कर सकता है? और किसके लिए फाइल करने की बात की जा रही है, हस्बैंड या वाइफ? हस्बैंड के लिए फाइल करने की बात की जा रही है, वाइफ के लिए? वाइफ। बिल्कुल वाइफ के लिए, ना हस्बैंड नहीं। बाइगेमी ऑफेंस है लेकिन दोनों के लिए बात नहीं की गई है, बस वाइफ की बात की गई है। ओके, तो ये 3 प्रोविजो था जो आप समझ गए। 3 अलग अलग सिचुएशन की बात की जा रही है जो कि एक्सेप्शन है जनरल रूल का। ओके, जनरल रूल क्या था? सबसे पहले फाइल किसको करनी है बस एग्रीव्ड को। नॉर्मली बस एग्रीव्ड को फाइल करनी है, लेकिन इन प्रोविजो में दिया हुआ था ऐसे सिचुएशन जिसमें एग्रीव्ड के अलावा और कोई भी फाइल कर सकता है। एग्रीव्ड के अलावा कोई और पर्सन भी फाइल कर सकता है। क्या फाइल कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ओके, लेकिन एज ए जनरल रूल कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन। चलिए सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 1 हो गया पूरा, उसका प्रोविजो हो गया। For the purpose of subsection 1, no person other than the husband of the women shall be deemed to be aggrieved by any offence punishable under section 84 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। ये आप बोल रहे हैं कि aggrieved बस हस्बैंड हो सकता है। देखिए, किसी मैरिड वुमेन को इंटाइस कर लेना या उनको डिटेन कर लेना किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए, मान लीजिए फॉर मेकिंग इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये दिया हुआ है सेक्शन 84 में, सॉरी हाँ सेक्शन 84 बीएनएस का सेक्शन 84 में। वो किसी मैरिड फीमेल को डिटेन कर लेना, उनको इंटाइस कर लेना फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज, वो एक मैरिटल ऑफेंस मानी जाती है, ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज में आती है। तो इसमें एग्रीव कौन हो सकता है? हस्बैंड हो सकता है। यहाँ एग्रीव बस कौन हो सकता है? हस्बैंड हो सकता है। ये इसी को मैनिफेस्ट किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 की जो बात की जा रही है, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ था? एग्रीव्ड के बारे में लिखा हुआ था कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? एग्रीव्ड कर सकता है, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के अलावा और कोई पर्सन एग्रीव्ड नहीं होगा। other than the husband of the women shall be deemed to be aggrieved by any offense punishable under section 84 of BNS। एकदम क्लियर है? सेक्शन 84 का जो ऑफेंस है उसके में हस्बैंड के अलावा और कोई एग्रीव्ड नहीं मानी जाएगी, यानी कि माना जाएगा, यानी कि उसके अलावा और कोई कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता है। अगर किसी की वाइफ को डिटेन किया गया है, उनको इंटाइस किया जा रहा है फॉर मेकिंग सम इलिसिट रिलेशनशिप, एक मैरिटल ऑफेंस है और उसमें एग्रीव्ड माना जाएगा हस्बैंड को। किस पर्पज के लिए? सबसेक्शन 1 के पर्पज के लिए। यानी कि अगर कंप्लेंट केस फाइल करना है उस ऑफेंस के लिए सेक्शन 84 बीएनएस के लिए, तो कौन कर सकता है? बस हस्बैंड कर सकता है। समझ में आया ये वाली बात? यस सी, यस सर। ओके। यस सी, थोड़ी लेट ज्वाइन किया ना आप? हाँ सर सॉरी, एक्चुअली मुझे 7 o'clock याद था और मेरा नेट ऑन नहीं था, तो अभी जब मैंने नेट ऑन किया तो पता चला कि आज 7 से क्लास थी। आई थॉट 7:30 से अच्छा, होगी। तो आपको 7:30 याद था ना? ओके ओके, कोई बात नहीं। ऐसी अभी हम लोग फर्स्ट ही सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात और किसी को प्रॉब्लम है ये वाली बात समझने में? अभी जो मैंने बताया सबसेक्शन 2 सेक्शन 84 का जो ऑफेंस है जिसपे बात की गई है किसी मैरिड फीमेल को इंटाइस करना फॉर अनलॉफुल पर्पस लाइक फॉर एंटरिंग इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसके लिए जो एग्रीव्ड होगा हस्बैंड हो सकता है। एग्रीव्ड हस्बैंड होगा किस पर्पज के लिए? सबसेक्शन 1 के पर्पज के लिए। और सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा कि कौन एग्रीव्ड होगा? कंप्लेंट किसके द्वारा फाइल होनी चाहिए? एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। और जो उसका एक्सेप्शन था उसी सेक्शन में हम लोग ने पढ़ लिया, सबसेक्शन 1 में ही, जो प्रोविजो 3 प्रोविजो जो हमने देखा। ठीक है सांभवी? ठीक है सर। ओके, अब सबसेक्शन 3 देखिए। ये अंडर कंटेंट से क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, लेकिन फिर भी ये सेक्शन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। और इसका इंडेक्स कई बार पूछा हुआ है कि मैरिज से रिलेटेड वाली, इसका बस इंडेक्स किस सेक्शन में है। चलिए सबसेक्शन 3 हम लोग देखते हैं। व्हेन इन एनी केस फॉलिंग अंडर
क्लॉज ए ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1। देखिए सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो का क्लॉज है उसकी बात कर रहा है, जो हमने पढ़ा क्या वल्नरेबिलिटी एंड वीमेन, जो कि पब्लिक एविडेंस नहीं हो सकती, वही था ना पहला प्रोवाइजो। जो पर्सन जो एग्रीड वल्नरेबल हो, मतलब डिसेबल हो, इंसेन हो, चाइल्ड हो, या वीमेन जो पब्लिक एविडेंस नहीं करती है, उसकी बात कर रहा है। फिर अगर उस पर्टिकुलर प्रोवाइजो के क्लॉज में the complaint is thought to be made on behalf of a child or of a person of unsound mind by a person who has not been appointed or declared by a competent authority to be the guardian of the child or the person of sound mind, and the court is satisfied that there is a guardian so appointed or declared, the court shall, before granting the application for leave, cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard। बहुत ही सिंपल सी बात बोला हुआ है, लिख रहा है कि जो प्रोवाइजो ए में हमने पढ़ा कि कौन फाइल कर सकता है, जो भी पीपल की बात की गई, एग्रीड पर्सन, उनके बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन फाइल कर सकता है। किसके परमिशन से? कोर्ट के परमिशन से। तो मान लीजिए जो पर्सन फाइल करने आया हुआ है, जो पर्सन ने कंप्लेंट फाइल करने आया हुआ है, वो गार्जियन नहीं है अपॉइंटेड, लीगल गार्जियन नहीं है, वो कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड, वो लीगल गार्जियन नहीं है, और कोई और पर्सन है जो लीगल गार्जियन अपॉइंट किया गया हुआ है, और लेकिन जो पर्सन फाइल करना हुआ है वो लीगल गार्जियन नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कोर्ट की परमिशन इसलिए मेंशन की गई है ताकि कोर्ट जो है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके चेक करेगा ना कि जो पर्सन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है वो जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ये भी देखेगी कि क्या उस माइनर का या उस इंसेन पर्सन का, अनसाउंड माइंड पर्सन का कोई जो लीगल गार्जियन है उसको इन्फॉर्म करेगी कि ये फाइल करना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट वेरीफाई करेगी कि क्यों नहीं वो फाइल कर रहा है, ये क्यों फाइल कर रहा है। तो इस एस्पेक्ट को देखकर तभी वो अलाउ करेगी। हो सकता है उसको ना अलाउ करे और लीगल गार्जियन जो है उसका इंटरेस्टेड है वो केस लड़ने में, वो केस फाइल करने में, तो उसको चांस देगी फाइल करने का, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यही बात कर रहा है कि अगर कोई इसका दूसरा लीगल गार्जियन है लेकिन जो फाइल करने आया हुआ है कंप्लेंट वो कोई दूसरा पर्सन है, तो जो उसका लीगल गार्जियन है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसकी बात को पूछा जाएगा वो क्यों नहीं फाइल कर रहा है, अगर उसको मौका दिया जाएगा, ठीक है। कल्पना? यस सर। ओके, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। लिखा हुआ है cause notice to be before granting application for leave, उसको परमिशन देने से पहले cause notice to be given to such guardian, उस गार्जियन को जो उसका एक्चुअल गार्जियन है उसको नोटिस सर्व करेगा, and give him reasonable opportunity of being heard, और फिर उसको सुनेगा उसकी बात को कि उसकी क्या ओपिनियन है, वो फाइल करना चाहता है कि नहीं फाइल करना चाहता है, और उसका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दैट पर्सन हु इज गोइंग टू फाइल कंप्लेंट, जो फाइल करने आ रहा है, तो वो जेन्युइनली आ रहा है या फ्रिवलेस पिटीशन बस फाइल कर रहा है, इन बात को कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए सबसेक्शन 4 देखते हैं। समझ में आया कॉस्की वाली सबसेक्शन 3? यस सर। ओके, सबसेक्शन 4 देखिए, द ऑथराइजेशन। देखिए सबसेक्शन 4 में क्या हम पढ़ने वाले हैं, वहां जो प्रोविजो बी हमने पढ़ा था कि अगर वो आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन का कोई मेंबर है और वो नहीं आ सकता है, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो नहीं परमिशन दे रहा आने के लिए, तो वो क्या करेगा, किसी और को ऑथराइज करेगा, और किस तरह से ऑथराइज करेगा ये मैनर लिखा हुआ है सबसेक्शन 4 में। तो सबसेक्शन 4 में वही तरीका पढ़ने वाले हैं, ऑथराइजेशन कैसे करना है, ठीक है, कैसे ऑथराइजेशन करना है। तो लिखा हुआ है द ऑथराइजेशन रिफर टू इन द क्लॉज बी ऑफ द प्रोविजो टू द सबसेक्शन 1, वही ऊपर वाली बात है, शैल बी इन राइटिंग। ऑथराइजेशन राइटिंग में होगी, पहले मैंने बताया रिटन में ऑथराइज करना है, वो जो आर्म फोर्स इंडियन का मेंबर है वो रिटन में ऑथराइज करेगा। क्या फाइल करने के लिए? मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस के लिए कोई उसको कंप्लेंट फाइल करनी है, उसके लिए रिटन में ऑथराइजेशन होगी, पहला। दूसरा, शैल बी साइन्ड और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, हस्बैंड जो है उसको साइन करेगा या अदरवाइज अटेस्ट करेगा जिससे लगे कि जेन्युइनली उसने ऑथराइजेशन दिया हुआ है, वो रिटन में पहले ऑथराइज करेगा, उसमें साइन भी करेगा। shall contain a statement to the effect that he has been informed of the allegation upon which the complaint is to be founded। वो लिखा हुआ है कि वो एक स्टेटमेंट उस पे नोट डाउन करेगा, मतलब वो जो ऑथराइजेशन है उस पे एक स्टेटमेंट रहेगा। किस इफेक्ट के लिए स्टेटमेंट रहेगा? that he has been informed of the allegations upon which the complaint is to be founded। जो कंप्लेंट फाउंड हो रहा है एक्चुअली उसको पता है, ये नहीं कि कंप्लेंट कुछ और फाइल हो रहा है हस्बैंड को पता ही नहीं है। तो एक्चुअली जो फाइल हो रहा है वो हस्बैंड के ऑथराइजेशन हो रही है, हस्बैंड की जानकारी में हो रही है, हस्बैंड ही अलाउ कर रहा है फाइल करने के लिए, इसका वो स्टेटमेंट उसमें नोट डाउन करेगा कि जिस एलिगेशन के लिए फाइल हो रही है कंप्लेन
की जा रही है हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के ऑथराइज पर्सन के द्वारा, वो हस्बैंड जानता है उस चीज को, इसके लिए उस क्या करेगा, उस पे एक तरह से इंडोर्स करेगा, उस पे नोट कर देगा उस ऑथराइजेशन जो पेपर होगा उस पे। ये तीसरी चीज हो गई। एंड शैल बी काउंटर साइंड बाय द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर भी उसको काउंटर साइन करेगा। एंड शैल बी accompanied by a certificate signed by that officer, मतलब that commanding officer, to the effect that leave of absence for the purpose of making a complaint in person cannot for the time being be granted to the husband। और जो है वो ये भी इंडोर्स करेगा कि जो लीव मांग रहा है हस्बैंड, जो लीव चाहता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, वो अभी नहीं दी जा सकती है। ये कौन सर्टिफाई करेगा, ये कमांडिंग ऑफिसर सर्टिफाई करेगा, कमांडिंग ऑफिसर। तो ऑथराइजेशन कैसी होगी, सबसे पहले क्या होगा, राइटिंग होनी चाहिए। दूसरा क्या, वो साइंड होनी चाहिए या अटेस्टेड। अटेस्ट को भी साइनिंग के टर्म में यूज किया जाता है। जनरली आप पर देखते होंगे कई बार डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है अटेस्ट होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, उसका मतलब साइन ही होता है, खुद से साइन किया रहना चाहिए। फिर कह रहा है कि वो स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ऑफ नोइंग एलिगेशंस। फिर क्या है, वो काउंटर साइन होगा किसके द्वारा, बाय कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। फिर है लास्ट सर्टिफाई करेगा कौन, सर्टिफाइड बाय कमांडिंग ऑफिसर दैट लीव कांट बी ग्रांटेड। देखिए इस तरह, इतने मैनर में पांच मैंने लिख दिया, इस तरह से ऑथराइजेशन देनी है, ये ऑथराइजेशन देनी है इस तरह से, और तब जाके कोर्ट जो है इसको एज एविडेंस कंसीडर करेगी और इसको जेन्युइन प्रिज्यूम कर लेगी, देन जो है अलाउ कर देगी, जो भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है उसके कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लेगी। क्या होनी चाहिए, ऑथराइजेशन राइटिंग में होनी चाहिए, वो लिखित फॉर्म में होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए, वो साइंड होनी चाहिए, किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, साइंड या अटेस्ट होनी चाहिए हस्बैंड के द्वारा जो इसको कंप्लेंट फाइल करनी है। फिर उसको एक स्टेटमेंट उसमें नोट डाउन करना है टू द इफेक्ट दैट वो जो एलिगेशंस के बेस जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जो बेसिस बन रहा है उस कंप्लेंट का, वो जानकारी है हस्बैंड को, इसका वो स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट वो उस पे लिखेगा उस ऑथराइजेशन पेपर पे, ठीक है। फिर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा काउंटर साइन होनी चाहिए, मतलब कमांडिंग ऑफिसर जो उसको भी वो भी साइन करेगा। फिर वो कमांडिंग ऑफिसर ये भी सर्टिफाई करेगा कि इस पर्पज के लिए इनको लीव नहीं दिया जा रहा है, इनको लीव, अगर लीव मिल ही जाए तो क्या वो खुद फाइल करनी चाहिए ना उसे, अगर लीव मिलने की संभावना होती तो हस्बैंड को खुद फाइल करनी चाहिए थी, फिर वो किसी और को क्यों ऑथराइज करेगा। तो इसीलिए कमांडिंग ऑफिसर से सर्टिफाई करवाना है उसको कि क्या कि लीव नहीं मिल रही है, ठीक है। कॉस्की, इसको दिक्कत है इन पांचों पॉइंट में किसी में, ऑथराइजेशन कैसे लेनी है प्रोवाइडो बी के लिए। यस, ऑल क्लियर। ओके, यसी बताओ, यसी। यस प्रोवाइडो बी के समय तुम नहीं थी, लेकिन प्रोवाइडो बी में यही था कि जो आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन होते हैं उसके जो वहां का जो ऑफिसर है उसको अगर कंप्लेंट फाइल करनी है मैरिज रिलेटेड ऑफेंस के लिए तो क्या करनी है, उस किसी और को ऑथराइज कर सकता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो ऑथराइजेशन कैसे होगी वही मैनर में याद दिया है सबसेक्शन 4 में, ये सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है कि ऑथराइजेशन कैसे होगी। ओके ठीक है, संभवी, प्रीति, सुचेता, कल्पना। सर क्लॉज बी में ये था ना कि अगर अग्रीव पर्सन जो है वो हस्बैंड है और वो सर्व कर रहा है आर्म्ड फोर्स में और उसके कमांडिंग ऑफिसर उसको नहीं दे रहे हैं कि वो जाके कंप्लेंट फाइल कर सके, तब वो फिर किसी और पर्सन को ऑथराइज करेगा। और फिर वो कैसे ऑथराइज बिल्कुल करेगा यही उसका था, ये सब सेक्शन 4 में दिया उसका हुआ दिया है। हुआ है सबसेक्शन 4 में। ठीक है सर। बिल्कुल कौशिकी, तुमने जो बोला एग्जैक्ट वही है क्लॉज बी में। सबसेक्शन 5 देखते हैं हम लोग। सबसेक्शन 5, एनी डॉक्यूमेंट परपोर्ट, ये भी कंटिन्यूएंस में ही है, सबसेक्शन 4 के कंटिन्यूएंस में सबसेक्शन 5 है। एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सच एन ऑथराइजेशन एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। अब ये जो लिखा हुआ है, अगर कोई आया हुआ है, अब मजिस्ट्रेट के पास ये आया हुआ है और ये सब कंप्लाई किया जा रहा है,
में भी है, साइंड भी है, स्टेटमेंट भी है, काउंटर साइंड भी है और सर्टिफिकेट भी है कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। तो इन सारी चीजों को कंप्लाई किया गया है, देन क्या होगा, एंड एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certificate required by that subsection, मतलब सर्टिफिकेट ये वाली पॉइंट की बात कर रहा है जो कमांडिंग ऑफिसर की सर्टिफिकेट है, shall unless the contrary be presumed to be genuine and shall be received in evidence। ये बात भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये सब कंप्लाई हो रहा है तो उसको जेन्युइन मान लिया जाएगा, जेन्युइन माना जाएगा और उसको एविडेंस में एक्सेप्ट किया जाएगा। जो मजिस्ट्रेट है इस पेपर को, इस ऑथराइजेशन पेपर को जेन्युइन मानेगा, उसका एविडेंस एक्सेप्ट करेगा और उसको मान लेगा until unless some contrary things has been proved। अगर अपोजिशन जो पार्टी है कुछ कंट्रेरी चीज ना प्रूव कर दे तब तक इसको जेन्युइन मानी जाएगी कि सब कुछ जेन्युइन है। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, इन सबको जेन्युइन मानने की बात की गई है। सबसेक्शन 6 लिखा हुआ है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64। 64 क्या था 64 में, बीएनएस का 64 63 64 एनीबॉडी? 62 से सर शायद रेप के ऑफेंसेस से रिलेटेड कुछ था, पर 64 में याद नहीं है 62 से मुझे। नहीं 63 से। हाँ 64 ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अभी इंडेक्स अगर बहुत अच्छे से नहीं भी याद है, लेकिन वैकेंसी जैसे ही नोटिफाई होगी तो कोशिश कीजिएगा 2-3 दिन में इंडेक्स सब कुछ रट ले आप लोग। कंटेंट अगर सब कुछ क्लियर है तो इंडेक्स रटने में 2 दिन से ज्यादा तो नहीं लगनी चाहिए। तो 2-3 दिन में सारे इंडेक्स जो है, क्योंकि ऑलरेडी आईपीसी के अगर आपने याद किया होगा तो इसमें भी उतने टाइम नहीं लगेगी क्योंकि सारे प्रोविजंस नोन होते हैं और नई चीज नहीं होती है। तो अगर अभी नहीं याद है तो जैसे ही वैकेंसी नोटिफाई हो तो इंडेक्स याद करना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के 30-40% क्वेश्चंस बस इंडेक्स से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने इंडेक्स रट लिया हुआ है कि सेक्शन में क्या है तो 30-40% क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व हो जाते हैं। किसी किसी स्टेट में 50-55-60% क्वेश्चन, बिहार वार में 50% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बस इंडेक्स याद करने से। ठीक है, तो रेप की बात हो रही है, रेप की। No court shall take cognizance of an offence under 64 of BNS 2023 where such offence consists of sexual intercourse by a man with his own wife। किसमें लिखा हुआ था रेप के किस एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शन में लिखा हुआ था? ये वाली मैरिटल का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, किसको याद है? एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 कहाँ लिखा हुआ है कि sexual intercourse with own wife is not considered as rape if the age of the wife is 18+। अगर वाइफ की उम्र 18+ है तो था ना, लास्ट एक्सप्लेनेशन था। ओके, और कोई देखिए उसमें एक्सप्लेनेशन भी था और एक्सेप्शन भी था, तो ये भी बताना होगा आपको। सर एक्सेप्शन था ये। की क्या बोला तुम? सर ओके, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन था। था। कौन सा एक्सेप्शन, पहला या दूसरा? सर लास्ट वाला, सेकंड वाला ही। बिल्कुल, कॉस्की ने सही बोला, एक्सेप्शन 2 है ये, एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 2 है जो है वही बात करता है कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, अगर वाइफ का एज 18+ है देन उसे रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा इवन इफ द इंटरकोर्स हैज बीन कमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये वो बात हो गई। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है where such offense consists of sexual intercourse by a man with his own wife, the wife being under 18 years of age। अब 18 साल से नीचे की, उसमें क्या था एक्सेप्शन किसको था? 18+ को, यानी कि अगर 18 से कम की वाइफ है और हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को रेप मान लिया जाएगा, रेप मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 18 ईयर से कम की वाइफ है, इफ मोर देन 1 year has elapsed from the date of the commission of the offense। देखिए ऑफेंस जब कमिट हुई तब से अगर 1 साल बीत जाता है, कितना? 1 year, देन जो है उसके बाद क्या होती है? उसके बाद जो है कंप्लेंट नहीं फाइल की जा सकती है, उसके बाद नहीं फाइल की जा सकती है। ये टाइम लिमिटेशन पीरियड बना दिया गया है यहाँ पर। तो अगर वाइफ की एज 80, अब उसका भी एक एक्सेप्शन हो गया। देखिए वहां एक जनरल रूल था रेप का, उसका एक एक्सेप्शन था कि मैरिटल रेप को एग्जेम्प्ट किया हुआ था, लेकिन उसमें था मैरिटल रेप में कि 18+ होनी चाहिए वाइफ, यानी कि 18 से कम की वाइफ है तो उसको रेप मानी जाएगी।
हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन बना दिया गया है कि अगर 1 साल बीत गया है, 1 साल बीत गया है इस ऑफेंस के कमीशन का, मतलब कि 18 से कम की वाइफ है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के हुए 1 साल से ज्यादा बीत गया हुआ है, तब वो केस नहीं फाइल हो सकती है, तब रेप नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? 1 साल याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। 1 ईयर इलैप्स्ड हो गया है, 1 ईयर बीत गया है ऑफेंस के कमिट होने के। अगर 18 से कम की भी वाइफ है तो ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। तो रेप के जो प्रोविजन है उसमें ये एड ऑन हो गया है। समझ में आया कौस्की? कोई है जिसको समझ में वाली बात नहीं आई? यस सर, आ गया। प्रीति? यस सर, आ गया। ओके, कल्पना? यस सी बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर जी एक बार और समझा दीजिए। ओके सुचेता, देखो सुचेता, अगर नॉर्मल रूल क्या है, 18 प्लस वाइफ रेप होगा या नहीं होगा? सब में वो प्रिज्यूम कर लीजिए, मैंने लिखा हुआ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विथ 18 प्लस वाइफ, वो रेप होगा कि नहीं होगा? यस और नो, रेप और नॉट रेप? बताओ सुचेता, रेप होगा कि नहीं होगा? ये यस सर। नहीं होगा ना? 18 प्लस वाइफ है तो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं होगा? सुचेता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये रेप नहीं होगा? अगर 18 प्लस वाइफ है तो अकॉर्डिंग टू व्हिच पर्टिकुलर प्रोविजन इट इज नॉट कंसीडर्ड रेप? अभी मैंने बताया है। लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेक्शन 63 का एक्सेप्शन 2। 64 में तो पनिशमेंट ऑफ रेप है ना, 63 में डेफिनेशन ऑफ रेप। 63 में सेक्शन 63 का जो एक्सेप्शन 2 है उसके अकॉर्डिंग अगर वाइफ का एज 18 प्लस है, देन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विथ हिज ओन वाइफ हुज एज इज 18 प्लस इज नॉट कंसीडर्ड एज रेप। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सुचेता? ये वाली बात पहली। जी सर। ओके ओके, फिर दूसरा, अब यही से इसी बात से क्या निकल के आ रहा है, इसी से क्या निकल के आ रहा है कि अगर वाइफ का 18 माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? रेप हो जाएगा ना, क्योंकि 18 प्लस की बात क्या कह रहा है, अगर 18 माइनस हो जाए तो इट इज कंसीडर्ड एज रेप। ओके सुचिता? यस सर। ओके, तीसरा कैटेगरी, अब जो यहाँ बात की गई है वो बात की गई है 18 माइनस है और ऑफेंस कमिट होने का 1 साल बीत चुका है, 1 ईयर आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। फिर जो है रॉब रेप नहीं मानी जाएगी, फिर जो है वो रेप नहीं मानी जाएगी, मगर मतलब कि अब वो केस फाइल नहीं कर किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो नॉन कंसेंसुअल है तो टाइम दी गई है 1 ईयर का टाइम लिमिट दिया गया है, 1 ईयर का टाइम लिमिट दिया हुआ है। अगर वो इलैप्स हो जाता है तो केस फाइल नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है no court shall take cognizance of an offense under section 64 of the BNS where such offense consists of sexual intercourse by a man with his own wife, the wife being under 18 years of age, 18 minus, if more than 1 year has elapsed from the date of the commission of the offense। ऑफेंस के कमीशन से मतलब जो एलिज रेप है उसके कमीशन से 1 साल अगर बीत गया हुआ है, उसके बाद अगर कंप्लेंट फाइल हो रही है तो कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट जो है, कोर्ट shall not take cognizance। समझ में आया सुचिता? जी सर, आ गया। ओके, वैसे भी ये जो 18 माइनस की जो कैटेगरी को रेप बनाया गया है, ये एक स्टैट्यूटरी रेप है। आप लोग समझते हैं टर्म स्टैट्यूटरी रेप? कोई डिफरेंस है जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ रेप होता है और स्टैट्यूटरी जो रेप होता है? ये कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं, मतलब एग्जाम में तो नहीं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। कोई एक्सप्लेन कर सकता है स्टैट्यूटरी रेप को? संभव भी कर सकती हो क्या?
सर मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे गेस कर सकती हूँ। हाँ हाँ, बोलो। मतलब इस टर्म का क्या मतलब हो सर गया? अगर रहने हम दीजिए। अगर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी रेप, देन इससे क्या इन्फर हो रहा है? बोलो बोलो, जो भी समझ में आ रहा है। सर मतलब जिससे कंसेंट जिसकी एज नहीं है कंसेंट लेने की, ऐसे किसी के साथ रेप करने का कुछ। मुझे हाँ सर हाँ, तुम रहने सही दीजिए। बोल रही हो, बिल्कुल। हाँ, नहीं, संभवी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। ये स्टैट्यूटरी रेप का मतलब वही होता है कि आ, मतलब इसका मतलब वही होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन हु इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। मोस्टली लाइक माइनर की बात होती है, मोस्टली माइनर। और ये इसलिए ये टर्म का यूज होता है। ये जो है इसका कई बार ये होता है, कई लोग इसके अगेंस्ट में, कई लोग इसके फेवर में ओपिनियन रखते हैं। स्टैट्यूटरी रेप को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है, कई बार अप्रेज किया जाता है, दोनों के रीजन है। ये जो है ये, इसका मतलब क्या है? मतलब ऑफेंस डिक्लेयर किया गया बाय स्टैट्यूट, भले ही वो एक्चुअली में ऑफेंस ना हो। ट्रेडिशनली ऑफेंस बनने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। एक रेप के ऑफेंस के लिए क्या नेसेसरी है? क्या नेसेसरी है कि वो फोर्सफुल होना चाहिए, वो नॉन कंसेंसुअल होनी चाहिए, वो कंसेंसुअल नहीं होना चाहिए, तब जाके वो ये बनता है। बट यहाँ स्टैट्यूट डिक्लेयर कर देगा कि चाहे वो कंसेंसुअल हो, फिर भी हम उसको रेप ही डिक्लेयर करेंगे। इसी को कहा जा रहा है स्टैट्यूटरी रेप। मतलब स्टैट्यूट हैज डिक्लेयर्ड इट एज रेप इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वो नहीं कंसिडर करेगी कि कंसेंसुअल था या नहीं, वो नहीं कंसिडर करेगी कि जो विक्टिम था, उसका जो विक्टिम ने, तो उसने उसके साथ कोई फोर्सफुल हुआ कि नहीं, कंपल्सन हुआ कि नहीं, उसने अपने फुल कंसेंट दे दिया था, इस चीज को कंसिडर ही नहीं करेगी। वो स्टैट्यूट ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है तो कर दिया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा अगेंस्ट चला गया ना जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ रेप है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि वो अगेंस्ट द विल होनी चाहिए, वो फोर्सफुल होनी चाहिए, कंसेंसुअल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट में जो ओपिनियन रखे जाते हैं वो बोले जाते हैं कि जैसे कि जब मैं बता रहा था, रेप पढ़ा रहा था आईपीसी में, बीएनएस में, तो मैंने बताया हुआ था कि जो कंसेंट का एज है उसको 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया हुआ है। कंसेंट का एज 16 से 18 कर दिया गया हुआ है। इसके वजह से क्या हुआ है, 16 टू 18 इयर्स के बेस 16 टू 18 इयर्स के रेंज के जो फीमेल है थ्रू आउट द कंट्री, whoever is engaging in the sexual activity with her consent, बट जो है कई सारे केसेस फाइल हुए रखे हैं इंडिया में, जो कि अगेंस्ट द मेल, जो कि उसको कंपल्सरी, उसको विक्टिम कंपल्सरी क्या करते रहे, कन्विक्ट कर दिए जा रहे हैं, बिकॉज कंसेंट मैटर ही नहीं करता है। 18 माइनस है, कंसेंट मैटर ही नहीं करता, जिसपे मैंने बताया हुआ था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने या राजस्थान हाईकोर्ट ने, मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था रिकंसिडर करने के लिए उस 18 इयर्स को फिर घटा के 16 करने के लिए, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल्स, मेनी यंग पीपल ऑफ यंग एज ग्रुप के जो मेल हैं, वो जो है प्रोसिक्यूट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, वो एज गैप का बढ़ जाने की वजह से 16 टू 18 इयर्स का फीमेल का कंसेंट वाला जो एज है वो बढ़ जाने के लिए। तो ये उसी रेंज का ये डिस्कशन है स्टैट्यूटरी रेप। इसका मतलब होता है स्टैट्यूट ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है तो कर दिया हुआ है, भले ही वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अगेंस्ट जा रहा है। जो कि समझ में आने वाली बात स्टैट्यूटरी रेप कॉस्की। यस सर। ओके, मतलब ये पूछ लिए जाते हैं कई जगह पे, या कहीं कहीं पे अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उसमें अक्सर इस तरह का चीजें यूज होती है, इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, सबसेक्शन 6 हो गया। सबसेक्शन 6 हो गया, एक साल लैप्स हो जाए तो क्या नहीं लेनी है, कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। ऐसे समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कल्पना, प्रीति, सुचेता, हम लोग आगे बढ़े। चलिए सबसेक्शन 7 देखते हैं, जो कि बहुत ही छोटा है। लिखा हुआ है कि द प्रोविजन ऑफ द सेक्शंस अप्लाई टू अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस एज दे अप्लाई टू द ऑफेंस। मतलब जिस ऑफेंस की बात की गई है उस पे, उसके अबेटमेंट के और अटेम्प्ट पे भी अप्लाई होगा, उसके अबेटमेंट और अटेम्प्ट पे भी अप्लाई होगा। चलिए ये हो गया सेक्शन। आगे आते हैं हम सेक्शन 220 पे। 219 में किसको कोई प्रॉब्लम है? 219 में अभी जो हुआ, बढ़ा दे 220 पर।
बहुत बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटे हो गया 220 समझ में आ गया ना संभवी? 220 पे स्टार्ट किया जाए। हाँ सर। ओके ओके 220 देखिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस। 85 वो 498 वाली की बात कर रहा है, 498 आईपीसी, हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड सब्जेक्टिव वुमेन टू क्रुएल्टी। ठीक है, हस्बैंड या उसके रिलेटिव जो होते हैं जो वीमेन से क्रुएल्टी करते हैं, ये भी मैरिज से रिलेटेड ये ऑफेंस हो गया, इसकी बात की जा रही है अलग से। लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस। 85 यानी 498 है, सभी को पता है, वेल रिनाउंड सेक्शन ऑफ आईपीसी, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ था, एक्सेप्ट अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट्स। देखिए कब कॉग्निजेंस नहीं लेनी है, लिखा हुआ है कि कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगा 498 एक ऑफेंस के लिए। कब तक नहीं लेगा, कब तक? एक्सेप्ट अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट्स by the facts which constitute such offense or upon a complaint made by the person aggrieved। पहला किस पे लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे। अगर जो है, अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुई है, तब ले सकता है कोर्ट कॉग्निजेंस। अगर पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 498 एक ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि और अपन ए कंप्लेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड। अगर एग्रीव्ड ने खुद फाइल किया हुआ है कंप्लेंट, एग्रीव्ड ने खुद कंप्लेंट फाइल किया हुआ है तो भी ले सकता है। तीसरा लिखा हुआ है और बाय हर फादर मदर ब्रदर सिस्टर और बाय हर फादर्स मदर। थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था उसी तरह की बातें हैं, उसके फादर्स और मदर्स ब्रदर सिस्टर के भी अगर ये लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं तो भी लिया जा सकता है। फिर चौथा क्या लिख रहा है, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन। हमने पीछे जो पढ़ा था बाइगेमी में जब वीमेन ऑफेंस होती, वीमेन विक्टिम होती है तो कौन कौन से कर सकते हैं, उसी तरह की बात यहाँ पे लिखी हुई है। 4 तरह के कैटेगरी ऑफ पीपल दिए हुए हैं जो कंप्लेंट फाइल कर, जिनका कंप्लेंट पे क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस लिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। पहला तो पुलिस रिपोर्ट पे हो गया, अगर पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है और पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 498 मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उससे आप इतना पॉपुलर सेक्शन था कि सबको पता चल रहा है कि इसकी बात हो रही है। तो 498 के ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रही है तो कॉग्निजेंस ली जा सकती है। दूसरा जो जो विक्टिम है वो खुद सबमिट की हुई है कंप्लेंट, विक्टिम ने फाइल किया हुआ है कंप्लेंट, मतलब एग्रीव्ड ने, तो भी ली जा सकती है। तीसरा उसके क्लोज रिलेटिव की बात की गई है, जिसमें उसमें फादर मदर ब्रदर सिस्टर इन लोग की बात की गई है, वो फाइल करे वो भी ली जा सकती है। या फिर अदर पीपल, अदर कैटेगरी ऑफ पीपल बाय द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट के परमिशन से कोई अदर पीपल जो कि कैसे रिलेशन में है, ब्लड से, मैरिज से और एडॉप्शन से, ब्लड से मैरिज से एडॉप्शन से, सेम पहले वाले की तरह है, तो वो भी अगर फाइल करे कोर्ट के परमिशन से तो भी ली जा सकती है। क्या ली जा सकती है? कॉग्निजेंस ली जा सकती है। ठीक है, ये सी बहुत ही आसान है, पिछले की तरह ही है ये भी, बस 498 वाले हैं तो अलग बना दिया हुआ है। जी सर। ओके, तो 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो और के बाद है उसी को मैंने बताया, उसके कंप्लेंट पे, उसके या पुलिस के रिपोर्ट पे क्या की जा सकती है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। इनके अलावा और कोई फाइल करे तो नहीं ली जा सकती है। वैसे भी उसके बहुत मिसयूज होते हैं। 220 समझ में आया? 221 पे आए प्रीति, 220 समझ में आया? कौन कौन से लोग कंप्लेंट फाइल करें तो 498 का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? ओके, अब देखिए कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस 221 में, ये भी बहुत आसान है, छोटा सेक्शन है। 221 नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 67 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 where the persons are in a marital relationships except upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offense upon complaint having been filed or made by the wife against the husband। लिखा हुआ है कि सेक्शन 67 का ऑफेंस, सेक्शन 67 में अगर कोई सेपरेशन में है, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है, उसके दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की जाती है तो वो भी ऑफेंस मानी जाती है। सेक्शन 60 से अगर कोई सेपरेशन के अंडर आ रहे हैं, चाहे जुडिशियल सेपरेशन चाहे अदरवाइज,
अगर उस दौरान अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करता है हस्बैंड वाइफ के साथ, उसको क्या मानी जाती है? ऑफेंस मानी जाती है। उसी की बात कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि इस पे क्या नहीं लेनी है? कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। ऐसे ऑफेंस के लिए भी कॉग्निजेंस नहीं लेनी है। और एक्सेप्ट अपॉन के बाद लिखा हुआ है कब ली जा सकती है, मतलब इसमें कब ली जा सकती है? एक्सेप्ट अपॉन के बाद वाली बात है। प्राइमा फेसाई सैटिस्फैक्शन ऑफ द फैक्ट्स, अगर प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि व्हिच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस, कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है, कैसे? अपॉन ए कंप्लेंट हैविंग बीन फाइल्ड और मेड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड। अगर वाइफ ने कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, कौन कंप्लेंट फाइल करेगा? वाइफ ने कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, वाइफ कंप्लेंट फाइल करेगी। और इसके बेसिस पे क्या लग रहा है? प्राइमा फेसाई सेटिस्फाई हो रहा है कि ऑफेंस कंस्टिट्यूटेड। देन क्या लेना है? देन कॉग्निजेंस ले सकता है, नहीं तो नहीं लेना है। नॉर्मल रूल कर रहा है कि नॉर्मली नहीं लेनी है जब तक कि कंप्लेंट जो है वो वाइफ के द्वारा फाइल ना हो, और फाइल होने के बाद अगर प्राइमा फेसाई लग रहा है कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुई है, जो फैक्ट्स है उसी से लगेगा ना, फैक्ट से ही तो पता चलती है कि हुई है कि नहीं हुई है, किस तरह का फैक्ट्स है। फैक्ट से लग रहा है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुई है तो लिया जा सकता है, ठीक है। तो प्राइमा फेसाई सेटिस्फेक्शन होनी है, और कंप्लेंट कौन फाइल करेगा? वाइफ फाइल करेगी, ठीक है। दो ही चीज आपको याद रखना है, कंप्लेंट कौन फाइल कर रही है? वाइफ, और प्राइमा फेसाई सेटिस्फाई कर रहा है वो फैक्ट जो है कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुई है, ठीक है। प्रीति, यस सर। किस ऑफेंस की बात हो रही है? सेपरेशन के दौरान में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को ऑफेंस मानी जाती है, उसी की बात हो रही है। सेक्शन 67 बीएनएस में वही बात लिखी हुई है। हस्बैंड का वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ड्यूरिंग सेपरेशन, अगर सेपरेशन के समय बिना कंसेंट का सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाता है, दैट इज ऑफेंस एज पर सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस। उसी में कंप्लेंट कौन फाइल करेगा? वाइफ। और प्राइमा फेसाई अगर सेटिस्फाई हो जा रही है, सेटिस्फेक्शन लग रहा है उस कंप्लेंट से, मतलब उसके फैक्ट से कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुई है, देन क्या हो सकता है? देन कॉग्निजेंस ली जा सकती है, अन्यथा नहीं ली जाएगी, ठीक है। यसी, ये सब नहीं आते हैं क्वेश्चन, इसका बस इंडेक्स ही आते हैं, या वो भी नहीं आता है, बस इंडेक्स याद रखना होता है। लेकिन इतना आप याद रख ले, क्योंकि आ भी सकती है ना कि वाइफ फाइल करेगी। वाइफ को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कंप्लेंट कौन फाइल करेगी? वाइफ। ये नहीं, कोई और पर्सन की बात नहीं की गई है। प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा हुआ है। प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 222। इसका सब सेक्शन 1 देखते हैं। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, अब ये भी स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहा है। अभी तक हम लोग अलग अलग ऑफेंस की बात किए हैं, अभी ये भी एक डिफेमेशन की बात कर रहा है कि डिफेमेशन के केस में कब कॉग्निजेंस लेनी है, कब नहीं लेनी है। तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 356 में ही डिफेमेशन है, 356 में ही डिफेमेशन है। Obviousness except upon a complaint made by some person aggrieved of the offense, तो ये भी जनरल रूल लिख दिया कि डिफेमेशन के ऑफेंस के लिए, डिफेमेशन के ऑफेंस के लिए कौन कंप्लेंट फाइल करेगा? एग्रीव्ड पर्सन फाइल करेगा, एग्रीव्ड पर्सन। डिफेमेशन का ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कंप्लेंट एग्रीड पर्सन नहीं फाइल किया हो, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। डिफेमेशन के ऑफेंस के लिए तब तक कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी जब तक कंप्लेंट एग्रीड पर्सन फाइल किया हो। ये नहीं कि डिफेमेशन उसका हुआ हो, मेरे दोस्त का, और मैं जाके कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं, एग्रीड पर्सन को फाइल करने की बात की जा रही है। अब आगे जो है और लोगों को राइट देगा। प्रोवाइडेड दैट, आ गया प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अ चाइल्ड, फिर से वही बात है कि अगर वो बच्चा है, अनसाउंड है, फिर डिसेबिलिटी, सेम सेम बातें लिखी हुई है, वही लोकल कस्टम के अकॉर्डिंग, अगर वो कंपेल नहीं कर, जो आप प्रोवाइजो ए लिखा हुआ था वही बात यहाँ लिखी हुई है, जो ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज में जो प्रोवाइजो ए था वही बात यहाँ पे। तो क्या होगा? सम अदर पर्सन मे विद द लीव ऑफ द कोर्ट मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज और बिहाफ, सेम टू सेम लिखी हुई है जो हमने वहां पढ़ा। अगर वो लोग वल्नरेबिलिटी से गुजर रहे हैं, या वीमेन है जो कि अपीयरेंस नहीं हो सकी है पब्लिक में, देन उनका कोई दूसरा पर्सन ऑथराइज कर, सॉरी, कोई दूसरा पर्सन कर सकता है उनके बिहाफ में। ऑथराइज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो वल्नरेबल है दे आर नॉट कैपेबल टू ऑथराइज, जो इनसेन पर्सन है दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू ऑथराइज समवन। तो दूसरे जो लोग हैं वो कोर्ट के परमिशन से कर सकते हैं कंप्लेंट फाइल, दूसरे जो लोग हैं वो सम अदर पर्सन कोर्ट के परमिशन से विद द लीव ऑफ द कोर्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन हो गया जनरल रूल का। जनरल रूल क्या था? कौन करेगा? बस एग्री करेगा फाइल, किस चीज के लिए? डिफेमेशन के लिए। सब सेक्शन 2 देखिए, सब सेक्शन 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये कई बार पूछा हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन जो होती है उसको कहाँ वो कॉग्निजेंस ले सकती है। जो नॉर्मल रूल जो हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल रूल जो मैंने बताया हुआ था कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, याद है कि नहीं किसी को? यस किसको सर। किसको याद है ये वाली बात, सब कीजिए। मैंने रीजन पूछा भी हुआ था, कुछ लोगों ने बताया भी हुआ था, और फिर मैंने बताया भी था रीजन से क्यों नहीं कोर्ट ऑफ सेशन को। कॉस्की ने ही शायद बताया हुआ था रीजन। ठीक है, तो वो जनरल रूल बताया था मैंने कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, वो इसका एक्सेप्शन है ये वाला। कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे लेगा कॉग्निजेंस। तो पूछता है एग्जाम में कि कोर्ट ऑफ सेशन किस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, वो यही लिखना होता है, ये वाला सेक्शन लिखना होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखा हुआ है, आइए देखते हैं सब सेक्शन 2 की बात। सब सेक्शन 1 आप समझ गए, कौन केस फाइल करेगा, कौन कंप्लेंट फाइल करेगा, एग्रीव्ड, और कब नहीं करेगा एग्रीव्ड, जब कोई वल्नरेबल हो, एग्रीव्ड हो, या फीमेल हो जो पब्लिक अफेयर्स में नहीं आ सकती है, तो उनके बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन कर सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द लीव ऑफ द कोर्ट। सब सेक्शन 2 देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता। अब सबको नेग्लेक्ट कर दिया, अब जो हम लिखे हुए हैं वही बातें मानी जाएगी, ठीक है। अभी 1-2 क्लास पहले मैंने बताया तो, या सेव जो अगर सेव एज लिखा जाता है, किसी चीज को सेव किया जाता है, उसका मतलब बताया हुआ था। ये नॉट विथ स्टैंडिंग है, यानी बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, जो सब सेक्शन 2 में बात लिखी हुई है ये प्रिवेल करेंगी ओवर एनी अदर थिंग्स। लिखा हुआ है एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन, मतलब 356 का जो ऑफेंस है, मतलब डिफेमेशन का जो ऑफेंस है, अगर वो किसी पर्सन के अगेंस्ट कमिट हुआ है, हु एट द टाइम ऑफ सच कमीशन, जो जब कमिट हुआ तब क्या था वो, एट द टाइम जब ऑफेंस कमिट हुआ तब इज द प्रेसिडेंट, अंडरलाइन करते चलिए आप लोग, किस प्रेसिडेंट था वो, प्रेसिडेंट था वो, पहला प्रेसिडेंट था। फिर लिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट था। तीसरा क्या लिखेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट, फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, कहाँ का होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी का। फिर मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर्स, चाहे वो यूनियन के हो चाहे स्टेट्स के हो, या यूनियन टेरिटरी के, या कोई पब्लिक सर्वेंट हो। इस तरह के लोग की बात की गई है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, एडमिनिस्ट्रेटर का। यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो स्टेट्स के, या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रीगण हो, मंत्रीगण, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रीगण, मिनिस्टर्स, या दूसरे पब्लिक सर्वेंट हो। ये जो लोग हैं अगर अपने ऑफिशियल ड्यूटी जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, उस समय इनके साथ डिफेमेशन हुआ है, तब की बात कर रहा है। लिखा हुआ है कि और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट। पब्लिक सर्वेंट यूनियन स्टेट दोनों की बात की जा रही है, यूनियन स्टेट दोनों की बात की जा रही है, जैसे मिनिस्टर भी यूनियन स्टेट दोनों की बात की गई थी। with the affairs of the union or state in respect of his conduct in the discharge of his public function। ये जो लोग हैं इनके साथ डिफेमेशन हुआ है, इनके साथ डिफेमेशन हुआ है, कैसे, उस रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ while discharging public function, मतलब जब वो पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे थे उसके रेस्पेक्ट में डिफेमेशन हुआ है, उनका जो पर्सनल लाइफ है उसके रिगार्डिंग नहीं हुआ है, जो इनका जो ऑफिशियल काम होता है, पब्लिक सर्वेंट का जो ऑफिशियल काम होता है उसके रेस्पेक्ट में इनके साथ डिफेमेशन हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में। वो भी कब हुआ है, जब वो फंक्शन कर रहे थे तब, ठीक है। तो इन पर्सनल लाइफ को एक्सक्लूड किया हुआ है, इनके साथ डिफेमेशन हुआ है, वो भी जो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जो पब्लिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, जो सारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, तो ये लोग जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके रेस्पेक्ट में इनके साथ डिफेमेशन हुआ है। एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन डिस्चार्ज विद पब्लिक फंक्शन, देन क्या लिखा हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। देखिए लिखा हुआ है विदाउट द केस, मैंने बताया हुआ था कि
केस कमिट, देखिए कमिट वर्ड भी आ गया। कमिट वर्ड का मतलब आज भी मैंने स्टार्टिंग बताया, कमिट का मतलब क्या होता है, कौन भेजेगा उसको, कोर्ट ऑफ सेशन को कौन भेजेगा, उससे ऊपर वाला भेजेगा कि उससे नीचे वाला भेजेगा? कमिट नीचे वर्ड वाला। लिखा हुआ है, हाँ उससे नीचे वाला भेजेगा, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन को नीचे वाले ने कमिट भी नहीं किया हुआ है। पढ़ा था हमने कि कोर्ट ऑफ सेशन कब कॉग्निजेंस लेता है, जब उसको मजिस्ट्रेट जो होता है कमिट करते हैं। मजिस्ट्रेट कमिट करते हैं किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कमिट वर्ड यूज होगा, कमिट करते हैं तब ले सकता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, बिना कमिटल हुए ही यहाँ कॉग्निजेंस ले रहा है, तभी तो ये एक्सेप्शन है, तभी तो ये एक्सेप्शन है। कोर्ट ऑफ सेशन को पावर दे दिया गया है यहाँ क्या लेने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रहा है बिना कमिटल के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। यहाँ बिना कमिटल हुए ही कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रहा है, लेकिन अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटन में कंप्लेंट करता है तब होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटन में कंप्लेंट। यानी कि क्या हो गया, इसे पता चला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी फाइल कंप्लेन इन राइटिंग, राइटिंग में कंप्लेन फाइल होता है, देन क्या करता है कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस फॉर ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। इवन विदाउट एनी कमिटल, ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटन में कंप्लेंट फाइल करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल करता है किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन में, और वो कोर्ट ऑफ सेशन उसमें कॉग्निजेंस ले लेता है, खुद ही कॉग्निजेंस ले लेता है, किसी दूसरे कोर्ट के पास नहीं जाएगा, वो रिफर नहीं करेगा, वो कमिट नहीं करेगा इसे नीचे वाला कोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटन में कंप्लेंट फाइल करता है और उस कंप्लेंट के बेसिस पे कोर्ट ऑफ सेशन जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेता है विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, बिना इसके पास कमिट हुए। और बिना कमिट हुए से क्या मतलब है वो आप सभी समझ गए हैं, बिना नीचे वाली कोर्ट के द्वारा इसको भेजे हुए, नीचे वाली कोर्ट ने इसको भेजा नहीं हुआ है, जो कि जनरल रूल है। जनरल रूल वही है कि नीचे वाली कोर्ट भेजती है तब वो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है, नहीं तो वो नहीं लेता है। यहाँ पे ले रहा है कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, कब, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटन में क्या किया हुआ है, कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, किस ऑफेंस के लिए, डिफेमेशन के ऑफेंस के लिए, डिफेमेशन के ऑफेंस के लिए, जो कि कमिट हुआ है इन लोगों के अगेंस्ट में जो कि डिस्चार्ज कर रहे थे अपने पब्लिक फंक्शन ऑफिसर कैपेसिटी में। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? पहले किसको किसको समझ में आई, हम सब क्लियर? नहीं तो बोलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये बात। ये सब सेक्शन 2 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी तुम्हें समझ में आई? ऐसी यस सर। तो आइए इसको मैं रिपीट करता हूँ। बेयर एक्ट पढ़िए, साथ में देखिए बेयर एक्ट लिखा हुआ है। पहले सब सेक्शन 1 तो बहुत ही आसान था, एग्रीड पर्सन फाइल करेगा, नहीं तो एग्जाम्पशन दिया हुआ था कि एग्रीड पर्सन कब नहीं फाइल करेगा उसको भी आप दूसरे कर सकते हैं कोर्ट के परमिशन से। सब सेक्शन 2 देखिए फिर से, फर्क नहीं पड़ता बाकी कहाँ दिया गया है, यहाँ पे जो रूल है उसकी वो क्या करेगा, ओवर राइट करेगा बाकी चीजों पे। लिखा हुआ है व्हेन एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर 356 यानी डिफेमेशन इज alleged to have been committed against a person, मतलब डिफेमेशन का ऑफेंस किस अगेंस्ट में कमिट हुआ है, कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन, किसके अगेंस्ट में कमिट हुआ है, जो कि एट द टाइम ऑफ सच कमीशन, जब कमिट हुआ तो वो क्या कर रहे थे, क्या सर्व कर रहे थे, एज ए प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर रहे थे, गवर्नर सर्व कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी सर्व कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री के रूप में सर्व कर रहे थे, या जो है पब्लिक सर्वेंट जो कि यूनियन स्टेट किसी भी कंसर्न में काम कर रहे थे, और उनके किस कंडक्ट के रिस्पेक्ट में फाइल हुआ है, डिफेमेशन हुआ है, उनके नॉर्मल कंडक्ट जो पर्सनल लाइफ है उस कंडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं, उनके उस कंडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफेमेशन हुआ है जो कि वो पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज करते हुए करते हैं, वो कंडक्ट उसके रिस्पेक्ट में हुआ है। इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन, मतलब इनका जो ऑफिशियल काम होता है वो डिस्चार्ज करते हुए, जैसे कहा जाए कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या बहुत सारा ऑफिशियल काम होता है, अब किसी को पार्डन किए हुए हैं उसके रिगार्डिंग कोई बिल दे रहे हैं, प्रेसिडेंट का वो जान पहचान का था, वो जो है वो बहुत इल मोटिव के साथ उसको पार्डन कर दिए और वो डिस्क्रिमिनेटरी है, बहुत बुरे प्रेसिडेंट है, ऐसा बुरा प्रेसिडेंट कभी नहीं आया हुआ है, कह दिया जाए। तो यहाँ उनका जो ऑफिशियल काम है उसके रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, ये तो मैंने नहीं बोला उनका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसी की बातें कर रहा है। इन लोगों का जो पब्लिक फंक्शन होता है उस कंडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफेमेशन हुई है। देन क्या, देन
कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है बिना उसके द्वारा केस को कमिट किए हुए भी। कब ले जाएगा? जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिटन में कंप्लेंट फाइल किया हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिटन में कंप्लेंट फाइल किया हो। इज इट ओके टू एवरीवन? कल्पना वैस तुम बताओ। ओके ओके, लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली सवाल होती है ये तो यही जो मैंने लिखा हुआ है इन 3 बातों पे। ये कोर्ट ऑफ, ये वाली नहीं पूछी जाती है जनरल। ये कोर्ट ऑफ सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन या कॉग्निजेंस ले सकता है बिना उसके केस कमिट हुए। और दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको याद रखना है, पूछता है कि कौन कंप्लेंट फाइल करेगा, किसके रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन लेती है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे, और रिटर्न में भी होनी चाहिए। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन रिटर्न और कोर्ट ऑफ सेशन, ये 3 टर्म तो याद होना ही चाहिए। और विदाउट एनी कमिटल, ये आप समझ चुके हैं। चलिए सबसेक्शन 3, एवरी कंप्लेंट रिफर टू इन द सबसेक्शन 2 शैल सेट फोर्थ। देखिए अब बोल रहा है सबसेक्शन 3 में जो कंप्लेंट फाइल किया जा रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा, अभी हमने पढ़ा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटन में कंप्लेंट फाइल करेगा, उसके बेसिस पे कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगा। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटन में कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसमें क्या क्या होगा, उसके कंटेंट की बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उस कंप्लेंट में क्या क्या रहेगा उसकी बात कर रहा है। लिखा है एवरी कंप्लेंट रिफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल सेट फॉर्थ। उसमें क्या क्या रहेगा? द फैक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस, मतलब जो फैक्ट्स रहेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस रहेगा। द नेचर ऑफ सच ऑफेंस, नेचर रहेगा, एंड सच अदर पार्टिकुलर्स एज रिजनेबली सफिशिएंट टू गिव नोटिस टू द अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। या वो भी और सारी डिटेल रहेंगे जिससे अक्यूज्ड को पता चल जाए कि उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ पूछे जाने लायक नहीं है। इसमें सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कंप्लेंट फाइल करता है रिटन में, उसके कंटेंट क्या क्या होंगे। तो ऑफेंस के बारे में सारी जानकारी रहेगी उसमें, ठीक है। सबसेक्शन 4 देखते हैं। नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए अब लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ था ना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल करेगा फिर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगा, उस पर लिमिटेशन लगा दिया गया सबसेक्शन 4 द्वारा। सबसेक्शन 4 बताएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब तक कंप्लेंट नहीं फाइल करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने मन से नहीं फाइल कर देगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया सबसेक्शन 4 द्वारा, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन तब कॉग्निजेंस लेगा जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल करेगा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब कंप्लेंट फाइल करेगा जब वो सबसेक्शन 4 को कंप्लाई करेगा। तो सबसेक्शन 4 में क्या देखते हैं कि नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ, किसका परमिशन लेकर फाइल करेगा? लिखा हुआ है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेगा किस सिचुएशन में? इन द केस ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री है और स्टेट का गवर्नर है तो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेगा, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री है और स्टेट का गवर्नर है तो किससे परमिशन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेगा। तब वो क्या करेगा? कंप्लेंट फाइल करेगा। कौन लेगा परमिशन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कंप्लेंट फाइल करने के लिए प्रीवियस सैंक्शन यानी प्रीवियस परमिशन लेना है इन लोगों से। तो स्टेट गवर्नमेंट से लेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न मंत्री है या अगर गवर्नर है। दूसरा है कि इन केस ऑफ एनी in the case of any other public servant employed in connection with affairs of state। ये बात है आप सबको पता है, अगर स्टेट से कंसर्न्ड ऑफिशियल है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ली जाएगी। बी में लिखा हुआ है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस। अब इसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं सब में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट के केस में किससे लेनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन। वाइस प्रेसिडेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसके केस में स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी से। फिर है मिनिस्टर जो है अगर यूनियन वाला है तो यूनियन गवर्नमेंट से, स्टेट वाला है तो स्टेट गवर्नमेंट में। पब्लिक सर्वेंट अगर सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट से लेनी है, ठीक है। किससे परमिशन लेनी है समझ में आ गया? ये तो कॉमन सेंस वाली है, इसमें कुछ नहीं है, याद करने वाला भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आप जान जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न लोग हैं इंक्लूडिंग गवर्नर, गवर्नर के केस में भी स्टेट गवर्नमेंट से, बाकी सारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी है परमिशन, ठीक है। प्रीति पांडे, एम आई ऑडिबल? प्रीति बोलो, क्या हुआ? कौशिकी? यस सर, ऑडिबल है आप। ओके ओके, ऐसा लगा मैं अकेले बोले जा रहा हूँ क्या आप लोग और कुछ हो गया है डिस्कनेक्ट वगैरह। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? यसी बताओ, आगे बढ़ा जाए सबसेक्शन 5 में। यस सर। ओके ओके, परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की? समझ गए आप लोग। सबसेक्शन 5 देखिए, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2
अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ को अंडरलाइन कर लीजिए, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। यहाँ भी एक टाइम लिमिट लगा दिया गया है, लिमिटेशन पीरियड लगा दिया गया है कि ऑफेंस का कमिट होने के 6 महीने के अंदर जो है अगर कंप्लेंट फाइल हो तभी लेनी है, नहीं तो कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि कंप्लेंट जो है 6 महीने के अंदर ना फाइल हुई हो, यानी कि अगर 6 महीना से इलाप्स हो गया है तो नहीं लेगा कॉग्निजेंस। तो सबसेक्शन 4 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए था लिमिटेशन, सबसेक्शन 5 में कोर्ट ऑफ सेशन पे लिमिटेशन है। सबसेक्शन 4 में था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कब तक कंप्लेंट नहीं फाइल करनी है, जब तक परमिशन ना लेनी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से। अब सबसेक्शन 5 में है कि कोर्ट ऑफ सेशन को तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेनी है जब तक 6 महीने के अंदर ऑफेंस कमिट होने के उस पे कंप्लेंट नहीं फाइल हुआ है। यानी कि करना क्या है, अगर ऑफेंस कमिट हो उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबसे पहले परमिशन लेना है और फिर 6 महीने के अंदर ही क्या कर देना है, वो फाइल कर देना है कंप्लेंट, देन कोर्ट ऑफ सेशन उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। यही मतलब सीक्वेंस हो गया, पहले ऑफेंस कमिट होगा, फिर फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर परमिशन लेगा गवर्नमेंट से एंड फिर फाइल करेगा कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में और कोर्ट ऑफ सेशन देन कॉग्निजेंस ले लेगा। ठीक है, तो 6 महीने का टर्म बस आपको याद रखना है, टाइम लिमिटेशन है, उससे अगर इलाप्स कर गया तो नहीं लेगा कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन। ओके सांभवी। ओके Okay, subsection 6 देखिए, nothing in this section shall affect the right of the aggrieved person against whom the offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of the offence, but before a magistrate having jurisdiction or the power of such magistrate to take cognizance of the offence upon such complaint। subsection C जो है सेविंग इसको सेविंग आप बोल सकते हैं, प्रोविजन बोल सकते हैं। ये बोल रहा है कि अब जो है ठीक है, ये क्या अभी हमने पढ़ा इस सेक्शन में कि ऑफेंस हो रहा है मान लीजिए प्रेसिडेंट के खिलाफ, यहाँ प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व कराया गया, नहीं कराया गया ना। ऑफेंस मान लीजिए गवर्नर के खिलाफ रहा है, गवर्नर की इसमें इन्वॉल्व कराया गया, नहीं कराया गया इन्वॉल्व। यहाँ गवर्नर के खिलाफ हो गया डिफेमेशन, यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने परमिशन लिया गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, और फिर उसने कंप्लेंट फाइल किया कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन ने कॉग्निजेंस ले लिया, गवर्नर ने कुछ किया ही नहीं। तो अब ये जो प्रोविजन है जो हमने पढ़ा इस सेक्शन में, ये गवर्नर के उस राइट को इफेक्ट नहीं कर देता है कि उसके खिलाफ डिफेमेशन हुआ है तो वो भी तो केस फाइल कर सकता है, तो उसका वो राइट प्रिजर्व है। यही लिखा हुआ है लास्ट इसका सबसेक्शन में कि गवर्नर का जो राइट होगा टू फाइल डिफेमेशन केस इज रिजर्व्ड, उसको इफेक्ट नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कि इसमें बता दिया गया है कि नहीं वो प्रोसीजर फॉलो होगा, गवर्नर के खिलाफ डिफेमेशन हुआ है, गवर्नर केस फाइल किया और बोला गया कि नहीं आप क्यों फेल कर रहे हैं, आप क्यों फाइल कर रहे हैं, वो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट देगा, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन देगा, वो तो अलग प्रोसीजर है, बिना इनके किए भी हो सकता है। लेकिन गवर्नर का भी तो राइट है उनके खिलाफ डिफेमेशन हुआ है वो केस फाइल करे, तो वो राइट को प्रिजर्व रखा गया, वो कर सकते हैं। और अगर फाइल किया है तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, अभी हमने पढ़ा कोर्ट ऑफ सेशन लेगा कॉग्निजेंस, लेकिन अगर जो मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है जिनको राइट है अपना कि ऑफेंस का डिफेमेशन का ऑफेंस के लिए वो लोग कॉग्निजेंस लेना, वो भी प्रिजर्व्ड है। तो एक तरह का सेविंग प्रोविजन है जो बोल रहा है कि जो एक्चुअली एक एग्रीव्ड पर्सन है उसका जो कंप्लेंट फाइल करने का जो राइट है वो भी रिजर्व्ड है, और जो एक्चुअली कॉम्पिटेंट कोर्ट है जो ऑफेंस से डील करने के लिए उसका भी राइट प्रिजर्व्ड है कि वो भी ट्राई करेगा। ठीक है, यसी सांभवी कौशिकी सुचेता। यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम है इस सेक्शन में? फिर हम लोग 2 to 3 स्टार्ट करते हैं। 2 to 3 सांभवी 223 पे आ रहा है या कोई दिक्कत है? 222 में, 222 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले क्लास में और इस क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 222 ही है। सर प्लीज एक बार सब क्लॉज 6 रिपीट कर दीजिए। सब क्लॉज कौन सा रिपीट करते हैं? सर ये लास्ट 6 वाला 6। अच्छा, सब क्लॉज 6 में मैंने बताया सब क्लॉज 6 में मैंने बताया कि कुछ राइट प्रिजर्व्ड है एग्रीव्ड के और कोर्ट का, उसकी बात ही कही है। लिखा हुआ है भले प्रोसीजर जो पूरे सब सेक्शन 6 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी सब सेक्शन है वो एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि डिफेमेशन के केस में कैसे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, उसमें कॉग्निजेंस लेके आगे प्रोसीड की जा सकती है। तो लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है ना कि गवर्नर खुद फाइल कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट, मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है कोई स्टेट गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ हुआ है डिफेमेशन, तो ठीक है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल करके ले सकता है कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, जिसका डिफेमेशन हुआ है, उसका भी तो राइट है कि वो सिविल कोर्ट में जाके डिफेमेशन का केस फाइल कर दे, उसका वो राइट प्रिजर्व्ड है कि जिसके जो विक्टिम है एक्चुअली डिफेमेशन का, जो डिफेमेशन का एक्चुअली विक्टिम है, उसका जो डिफेमेशन का सेक्शन के अंडर फाइल करेगा, जो हमने आईपीसी में डिफेमेशन पढ़ा है बीएनएस में, उसमें ये सब बातें थोड़ी लिखी हुई थी कि ये लोग कंप्लेंट फाइल करेगा।
तो कौन फाइल कर सकता है? जो भी एग्रीव्ड है फाइल कर सकता है। तो उनका जो राइट है कंप्लेंट फाइल करने का वो प्रोटेक्टेड है, वो कर सकते हैं। ये नहीं कि ये चीजें हो रही है तो वो अपना राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते या इसके एवज में वो नहीं कर सकते। ये हो चाहे नहीं हो, उनका वो राइट प्रिजर्व है कि वो अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन का ऑफेंस के लिए, और जिस कोर्ट में वो जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए वो भी ट्राई कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, ठीक है? डिफेमेशन का ऑफेंस का जरूरी नहीं कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, बाकी जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो सब ट्राई करेंगे, और जो भी विक्टिम है वो केस फाइल कर सकते हैं। इसी की बात कर रहा है सबसेक्शन 6 में। ये जो प्रोविजन है वो इफेक्ट नहीं करेगा विक्टिम का राइट को या कोर्ट का राइट को। कोर्ट का जो पावर होता है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, विक्टिम का राइट को इफेक्ट नहीं करेगा। आओ पढ़ते हैं इसको एक बार। देखो सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट, ये जो सेक्शन में हमने पढ़ा वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो प्रभाव नहीं करेगा किसको? द राइट ऑफ द पर्सन, मतलब राइट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन का राइट को इफेक्ट नहीं करेगा जिसके अगेंस्ट में डिफेमेशन कमिट हुआ है। मतलब वो भी केस फाइल कर सकते हैं, उनका जो राइट होता है पर्सनल राइट, क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनल राइट की बात तो पढ़े ही नहीं ना, यहाँ पे कोई और फाइल कर रहा है केस। टू मेक ए, कौन सी राइट? वही लिखा हुआ है, टू मेक ए कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब डिफेमेशन के रिस्पेक्ट में जो कंप्लेंट फाइल करने का राइट है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है ये सेक्शन। बिफोर ए मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, किस मजिस्ट्रेट के सामने जिसका जुरिडिक्शन होता है उसके सामने जो कंप्लेंट फाइल किया जाता है उस राइट को नहीं इफेक्ट किया जा रहा है। और द पावर ऑफ सच मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस, और जिस मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल किया जाएगा विक्टिम के द्वारा, उस मजिस्ट्रेट का भी तो पावर है उसको ट्राई करे केस को, उसका भी पावर इफेक्ट नहीं होता है। ये नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन को एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया है इस सेक्शन के अंडर में। ये सेक्शन जो है एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस की बात करता है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीलिंग ऑफ क्या डिफेमेशन के ऑफेंस की बात करता है, लेकिन ये विक्टिम के राइट्स को, जो कि उसका पर्सनल राइट है टू फाइल कंप्लेंट ऑफ डिफेमेशन, या जो दूसरे कोर्ट का जो राइट होता है टू डील विद द केस ऑफ डिफेमेशन, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस सेक्शन 222। यही बात कर रहा है ऐसे अग्रवाल लास्ट सब सेक्शन। ओके सर। समझ में आया कि नहीं रेसी? हाँ जी क्या हाँ जी तुम हाँ रिपीट करो तुम, क्या एकदम समरी में कि क्या बोल रहा है सब सेक्शन 6? या कौशिकी तुम रिपीट करो, कौशिकी। सर पूरा सेक्शन? नहीं, सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 में ये है कि जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, जो जिसके मतलब जो एलिज्ड जो भी ऑफेंस उसके हुआ है, वो पर्सन के पास उस पर्सन के पास भी पावर है कि वो खुद कंप्लेन कर सकता है। जैसे अपार्ट फ्रॉम अदर मतलब प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, ये एक अलग बना दिया गया है कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो खुद जाके कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड। और जो भी हाँ हाँ कोर्ट बोलो। पे कुछ था कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब ट्राई हाँ, ट्राई और कर जिसमें सकता है। कंप्लेंट फाइल, जहाँ पे कंप्लेंट फाइल करेगा उस कोर्ट का भी पावर है कि वो डील कर सकता है। हाँ। हाँ, मतलब जो नॉर्मल है वो जो सब सेक्शन 6 है वो बस वो नॉर्मल की बात कर रहा है जो नॉर्मल होता है। अगर इस पूरे सेक्शन को ओमिट कर दिया जाए, इस पूरे 222 को ओमिट कर दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं? डिफेमेशन अगर हुआ है मेरे साथ, अगर मान लो मैं मंत्री भी हूँ तो मेरे साथ डिफेमेशन हुआ है तो मैं केस फाइल करूंगा। किस केस में फाइल करूंगा? उस मजिस्ट्रेट के पास जिसका जुरिडिक्शन है, और वो क्या करेगा? ट्रायल करेगा। यही होता है ना, तो इसी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। और इसमें क्या है, इस पूरा 222 एक स्पेशल सिनेरियो की बात कर रहा है। 222 स्पेशल सिनेरियो की बात कर रहा है कि मेरे अगेंस्ट हुआ है तो मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर परमिशन ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट से और केस फाइल कर दे रहा है किसमें? कोर्ट ऑफ सेशन में, और कोर्ट ऑफ सेशन कॉन्फिडेंस ले रहा है। ये स्पेशल चीजें है। तो बोल रहा है सबसेक्शन 6 जो है कि जो मेरी पावर है, मैं मी बीइंग अ मिनिस्टर, मेरी जो पावर है कि मैं केस फाइल कर सकता हूँ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास, वो मेरी पावर प्रोटेक्टेड है, मैं कर सकता हूँ अभी भी। और जो जिस मजिस्ट्रेट के पास मैं केस फाइल करूंगा, जिस जुरिडिक्शन में मैं रहता हूँ, जहां फाइल करना चाहता हूँ, उस मजिस्ट्रेट की भी पावर है कि मेरे केस को ट्राई कर सकता है। तो सब सेक्शन 6 जो है एक तरह से बता रहा है जो नॉर्मल लॉ है वो प्रोटेक्टेड है डिफेमेशन का, जो एग्रीड फाइल करेगा और कोर्ट जो है ट्राई करेगा वो। किसी और को भी कोई कंफ्यूजन है इसमें सब सेक्शन 6 में? सांभवी समझ में आया? यस सर। यसी तुम्हें समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है? यसी नहीं सर, समझ आया। ओके ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, ठीक है? हाँ वो जी। नॉर्मल पावर को प्रोटेक्ट कर रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 223 पे, अगले चैप्टर पे आते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करने से रिलेटेड। पहला इसमें लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन की बात होगी। नॉर्मली क्या होता है, कोई कंप्लेंट फाइल करता है, फिर क्या होता है,
कोई कंप्लेंट फाइल किया, फिर मजिस्ट्रेट जो है उस पर कॉग्निजेंस लेता है। लेकिन कॉग्निजेंस लेते समय क्या क्या करना है वही बात अब की जाएगी। कॉग्निजेंस लेते समय क्या क्या करना है, बहुत ही आसान आसान अब है, लेकिन ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 223 223 देखिए 223 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है a magistrate having jurisdiction, कंप्लेनेंट तो सब समझते हैं आप, जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको कंप्लेनेंट कहते हैं। कंप्लेंट केस में जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको कंप्लेनेंट कहते हैं, और जो एफआईआर रजिस्टर करता है उसको क्या कहते हैं, जो एफआईआर रजिस्टर करता है उसको क्या कहते हैं, बताइए आप लोग बताइए। The person who registered the FIR is called, इन्फॉर्मेंट। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया, इन्फॉर्मेंट कहा जाता है इसको। मैंने जोर जोर से बोल के आप लोग को बताया था कई बार कि इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो इन्फॉर्मेंट कहलाते हैं, इन्फॉर्मेंट कहलाते हैं। और जो कंप्लेन रजिस्टर करा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कंप्लेनेंट कहलाएंगे। ठीक है, एफआईआर जो रजिस्टर कराते हैं वो इन्फॉर्मेंट हो गए, और जो कंप्लेन रजिस्टर करा रहे हैं वो कंप्लेनेंट हो गए। तो उसी कंप्लेनेंट की बात हो रही है, कंप्लेनेंट की बात हो रही है जो कंप्लेन रजिस्टर करवाया है। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट लिखा हुआ है इसका सब सेक्शन 1, और मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते समय क्या करता है, मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा तो क्या करेगा, ऑफ एन ऑफेंस, व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कॉग्निजेंस लेते समय ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट के बेसिस पे shall examine upon oath, क्या करेगा, एग्जामिन अपॉन ओथ, किसको करेगा, कंप्लेनेंट विटनेसेस प्रेजेंट। देखिए एग्जामिन लिखे हुए हैं, मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेन रजिस्टर कंप्लेंट जब फाइल होती है मजिस्ट्रेट के सामने तो कॉग्निजेंस लेते समय वो क्या करेगा, ये करेगा एग्जामिन अपॉन ओथ, ओथ पे एग्जामिन करेगा। ओथ पे एग्जामिन करने से क्या मतलब है, लिखवा लेगा, जो बोल रहा है उसे लिखवा लेगा कि हाँ तुम लिख दो, उस पे अटैच कर दो, एफिडेविट फॉर्म में दे दो, उसी को कहते हैं एफिडेविट फॉर्म में। कंप्लेनेंट को, जो कंप्लेन फाइल किया है, जिसने कंप्लेन फाइल किया उसी को एग्जामिन करेगा। और जो विटनेसेस प्रेजेंट है, सारे विटनेसेस प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, जो भी प्रेजेंट है विटनेसेस अगर है तो उनको भी क्या करेगा, ओथ पे एग्जामिन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिन करेगा ओथ पे। कौन एग्जामिन कर रहा है, मजिस्ट्रेट एग्जामिन कर रहा है। किन लोगों का, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा और विटनेसेस को एग्जामिन करेगा। जो भी कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट फाइल किया है उसको एग्जामिन करेगा, और जो भी विटनेसेस प्रेजेंट है उनको एग्जामिन करेगा, ओथ पे एग्जामिन करेगा। और क्यों किया जा रहा है ये, वही जेन्युइननेस के लिए, ताकि कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट ना फाइल कर रहा हो उसको एग्जामिन करेगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आरोप लगा दे रहा है किसी चीज पे, दैट्स व्हाई उस पे एग्जामिन कर लिया जाता है, टू एक तरह से टू इंश्योर जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेन, कंप्लेंट का जेन्युइननेस को इंश्योर करने के लिए, उसके क्रेडिबिलिटी को एक तरह से इंश्योर करने के लिए ये किया जाता है कि उस पे एग्जामिन करवाया जाएगा। कौशिकी, someone is waiting in the lobby, प्रीति पांडे। ये सर कर लिया। ओके ओके ठीक है, तो ओथ पे एग्जामिन करवा लिया जाए कंप्लेंट को, विटनेसेस को, ताकि जेन्युइननेस ज्यादा रहे और ऐसे ही फ्रिवलेस कंप्लेंट ना फाइल हो। दैट्स व्हाई ये किया गया है, तब वो कॉग्निजेंस ले। ऐसा नहीं कि अगर लग रहा है उनको एग्जामिन करके तो नहीं लेंगे। कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ, ओथ पे किसको एग्जामिन करेंगे, द कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेंगे, एंड द विटनेसेस प्रेजेंट को एग्जामिन करेंगे, इफ एनी अगर है तो, and the substance of such examination shall be reduced into writing and shall be signed by the complainant and the witness and also by the magistrate। ठीक है,
फिर क्या होगा, फिर shall be reduced into, राइटिंग में रिड्यूस करा लिया जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको साइन भी करवाया जाएगा, साइन बाय द कंप्लेनेंट, बाय द मैसेज मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब जो एग्जामिन किया गया है उसको रिटन में रिड्यूस किया जाएगा, रिटन फॉर्म में रिड्यूस किया जाएगा, उस पर साइन करवाया जाएगा, जो कंप्लेनेंट है उसका भी, जो विटनेसेस अगर है तो उनका भी, और मजिस्ट्रेट का भी, उस पर साइन करवा लिया जाएगा। इतनी बात लिखी हुई है सब सेक्शन 1 में, अभी प्रोवाइजो को छाट करके बोल रहा हूँ, इतनी बातें लिखी हुई है जो कि है कॉग्निजेंस लेते समय एग्जामिन कराया जाता है, उस पे कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो या नाम ये पूछा हो जाता है एग्जाम में, किसको किसको एग्जाम उस पे एग्जामिन करवा सकता है मजिस्ट्रेट, तो कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को करवा सकता है, या पूछेगा कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को क्या करवाता है, क्या करता है मजिस्ट्रेट बिफोर व्हाइल टेकिंग कॉग्निजेंस, तो एग्जामिनेशन ऑन ओथ कराता है। ओके, और उसको रिटर्न में रिड्यूस करेगा, और उससे साइन करेगा, खुद भी साइन करेगा, उन लोगों से भी साइन करवा लेगा। चलिए प्रोवाइजो देखते हैं इसका, समझ में आया ना इसका जनरल प्रोविजन संभवी, ये वाली बात ये देखो। हाँ सर, अब Okay, provided that no cognizance of an offense shall be taken by the court without giving the accused opportunity of being heard। लिख रहा है कि कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक एक्यूज को हम सुन ना ले, एक्यूज को सुनने का मौका दिया जाएगा। अब इन लोग का तो एग्जामिन कर लिए, मान लीजिए इन लोग को तो एग्जामिन कर लिया, अब एक्यूज की बातें भी सुन लेगा कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट, एक्यूज की बात भी सुन लेगा और फिर वो कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, लिखा हुआ है प्रोवाइजो में कि तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक एक्यूज को भी मौका ना दे दे और उसको भी ना सुन ले, क्योंकि इनकी बातें तो सुन लिया, जो केस फाइल कर रहे हैं उनकी बातें तो सुन ली, और अब एक्यूज की बात को भी सुन ले, फिर जाकर कॉग्निजेंस ले, तब जाकर प्रोसीड करे। इसलिए लिखा हुआ है इसका प्रोवाइजो में, एक्यूज की बातें सुन के तब कॉग्निजेंस लेनी है। फिर एक और प्रोवाइजो लिखा हुआ है, provided further that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witnesses। इसका लिखा हुआ है प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि अगर कंप्लेंट जो है वो रिटन फॉर्म में है, कंप्लेंट जो है वो रिटन फॉर्म में दिया हुआ है, इन राइटिंग को अंडरलाइन कर लीजिए, कंप्लेंट अगर रिटन फॉर्म में दिया हुआ है तो एग्जामिन करना, नीड नॉट को भी अंडरलाइन कर लीजिए कि एग्जामिन करना जरूरी नहीं है। किस सिनेरियो में, दो सिनेरियो में, ये भी लिखा हुआ है। अगर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में है तो in two cases it is not necessary to एग्जामिन करना जरूरी नहीं है कंप्लेनेंट को। नॉर्मली हम क्या पढ़े, एग्जामिन करना है, नॉर्मली पढ़े एग्जामिन करना है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो दूसरा जो है इसका एक्सेप्शन है। ए में लिखा हुआ है इफ ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपटिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और ए कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। अगर कंप्लेंट कौन मेड किया हुआ है, पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट मेड किया हुआ है, अगर जो है अगर ये कंप्लेंट जो है पब्लिक सर्वेंट मेड किया हुआ है या कोर्ट मेड किया हुआ है, अगर कंप्लेंट जो है फाइल किया गया किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो क्या उसको फिर एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने अगर रिटन में कंप्लेंट फाइल कर दिया है तो फिर एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट जो है तो जेन्युइननेस ऐसे ही बढ़ गई जेन्युइननेस, देन इट इज नॉट नेसेसरी टू एग्जामिन, उनको पर्सनली एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये पहला है ए, पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट, दो को आप अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, पब्लिक सर्वेंट को अंडरलाइन कर लीजिए, कोर्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। और पब्लिक सर्वेंट की जब बात हो रही है तो अपने पर्सनल किसी के लाइफ की बात नहीं हो रही है, वो सारे ऑफिशियल ड्यूटी की बात हो रही है। बी में लिखा हुआ है इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर, देखिए मेक्स ओवर यानी किधर बात होगी, मजिस्ट्रेट मेक ओवर करेगा तो किसको करेगा, ऊपर करेगा कि नीचे करेगा, अपर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को। लोअर को मजिस्ट्रेट जो है करेगा। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 212। देखिए 212 में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट जो है अगर अपने से नीचे वाले मजिस्ट्रेट में भी हायरार्की तो होती है ना, मजिस्ट्रेट में भी सीजेएम होते हैं, एसीजेएम होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं।
सर ऑडिबल भी नहीं है, विजिबल भी नहीं है। हाँ सर, मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ ही दिक्कत हो रही है। नहीं सर। में मेट हुआ है, देन पर्सनल एग्जामिन करना। ये दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड समराइज्ड अभी सुनाई दे रहा, पहले से भी तो ऑन ही था ना, ऐसा क्या हुआ? सर अभी आपकी आवाज आ रही है, इसके पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कितने देर से नहीं आ रही थी? ऑडियो मतलब वीडियो भी नहीं आ रहा था। मतलब सर लास्ट मतलब ऐसे 1 मिनट से हो रहा है, जब आपने ये पूछा था ना मेक ओवर का, उसके जस्ट बाद से आपका वीडियो और ऑडियो नहीं आ रहा था। अच्छा, नहीं मैं तो लगातार ही बोल रहा था, अभी मुझे सुनाई दिया ये तो मैं शांत हुआ। एक सेकंड, अभी क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है? यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना, वो तो रहा है सब कुछ, चलिए ठीक है। हाँ, मेक ओवर तक मैंने बताया हुआ था। कहाँ था? ओके, मैं बता रहा था कि मेक ओवर का मतलब तो मैंने पूछा हुआ था, आप लोगों ने बता दिया हुआ था। और मैंने बताया था कि जो मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्हें भी हायरार्की होती है, ऊपर वाले मजिस्ट्रेट नीचे को भेजे हुए हैं, अगर मजिस्ट्रेट ही दूसरे को भेजे हुए नीचे वाले को भेजे कि तुम इंक्वायरी करो ट्रायल करो। यहाँ भी जेन्युइन विटनेस ऑटोमेटिकली आ गई कि मजिस्ट्रेट भेज रहे हुए नीचे को, तो यहाँ भी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कंप्लेन, यहाँ भी एग्जामिन नहीं करना है, एग्जामिन नहीं करना है। तो अब मैं समराइज कर रहा था ये को, इस पूरे सेकंड प्रोवाइजो को। सेकंड प्रोवाइजो को अगर समराइज किया जाए तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि अगर रिटन में कंप्लेंट फाइल हुई है, रिटन में कंप्लेंट फाइल हुई है, तो क्या करने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जामिन नहीं करेगा कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को। अगर रिटन में कंप्लेंट फाइल हुई है रिटन फॉर्म में, तो एग्जामिन नहीं करेगा किसको, कंप्लेनेंट को और विटनेस को। कब? दो सिचुएशन में, अगर जो है कंप्लेंट फाइल हुई है किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा या कोर्ट के द्वारा, या मजिस्ट्रेट ने नीचे वाले मजिस्ट्रेट को भेजा हुआ है इंक्वायरी ट्रायल के लिए, देन इन दो में अगर रिटन फॉर्मेट में फाइल हुई है तो एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा नॉर्मली क्या था कि एग्जामिन करना होता है, जब कोई कंप्लेंट फाइल हुई है तो कॉग्निजेंस लेटेस्ट में कंप्लेनेंट को या विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, जो हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा। ठीक है कौशिकी? यस। हाँ, किसी को दिक्कत है इसका? सेकंड प्रोवाइजो में, सेकंड प्रोवाइजो में बात कर रहा है कि एग्जामिन नहीं करनी पड़ेगी, एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है इन दो सिनेरियो में, अगर कंप्लेंट फाइल किया गया पुलिस सॉरी पब्लिक सर्वेंट कोर्ट के द्वारा। समझ में आ गया है? हाँ सर। ओके, provided also that if the magistrate makes over the case to another magistrate under section 212 after examining the complainant and witnesses, the latter magistrate need not examine them। मान लीजिए फिर लिखा हुआ है कि अगर एक और प्रोविजन लिखा हुआ है कि एक मजिस्ट्रेट जो है अपने नीचे वाले मजिस्ट्रेट को क्या भेजता है, मेक ओवर करता है केस को, मतलब ट्रांसफर करता है, रिफर करता है 212 के अंडर में, और खुद ही वो उसने एग्जामिन कर लिया हुआ है। मतलब एक मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जामिन करके भेजता है किसी और को, तो दूसरे वाले को फिर एग्जामिन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर एक मजिस्ट्रेट के पास आया, कंप्लेंट हुआ, वो एग्जामिन कर लिया है कंप्लेनेंट को, विटनेसेस को, और फिर वो रिफर कर दिया अपने से नीचे वाले किसी को, तो वो फिर से नहीं करेगा एग्जामिन। ठीक है, ये बात तीसरी प्रोवाइडर बता रही है। अगर एक मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी एग्जाम में बताई गई जो सब हो रही है, तो फिर से वो दूसरा वाला मजिस्ट्रेट एग्जामिन नहीं करेगा, री एग्जामिन नहीं करेगा। ठीक है यसी? यसी अग्रवाल? यस सर, यस सर। ओके ओके, सब सेक्शन 2 देखते हैं। सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 1 हो गया। सब सेक्शन 1 का हमने 3 प्रोवाइडो देखा था कि पहला प्रोवाइडो था कि सॉरी एक्यूज को सुनने का मौका दे दिया जाएगा। इनका तो सुन लिया गया, इनको एग्जामिन कर लिया, एक्यूज को भी मौका दे दिया जाएगा, वो भी अपनी बात रख दे, तब कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ये पहला प्रोवाइडो था। दूसरा प्रोवाइडो हमने ये देखा कि नहीं करेगा एग्जामिन, करने की जरूरत नहीं है अगर रिटन में कंप्लेंट फाइल हुई है। इन दो केस में, अगर पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट फाइल किया है, कोर्ट कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, या अगर मजिस्ट्रेट ने किसी और नीचे वाले मजिस्ट्रेट को भेजा था, वो भी रिटन फॉर्म। तीसरा कह रहा है, तीसरा प्रोवाइडो था कि एक मजिस्ट्रेट ने दूसरे को, नीचे वाले को क्या किया था, मेकओवर किया था, रिफर किया था केस को, और उसने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया हुआ था, तो नीचे वाले को फिर से री एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। अब आइए
ये सबसेक्शन 2 कह रहा है a magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant, नहीं लेगा cognizance किसी कंप्लेंट पे किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में for any offense alleged to have been committed in the course of the discharge of his official function or duties unless, तो ये एक पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग एक स्पेशल बना दिया हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय से रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है उसका कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेगा जब तक ये बी वाली बातें नहीं हो जाती, तो ठीक है। पब्लिक सर्वेंट उसका ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के रिगार्डिंग बी वाली बातें नहीं हो जाती, तो ए में क्या लिखा हुआ है कि such public servant is given an opportunity to make assertion as to the situation that led to the incident so alleged, मतलब पब्लिक सर्वेंट की बातें सुन लीजिए। इसमें इतना ही है कि पब्लिक सर्वेंट को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बातें रख दे, जो ऑफेंस कमिट हुआ है क्यों वो ऑफेंस कमिट हो गया ये बातें पब्लिक सर्वेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे। तो ए में वही लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट की पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेंगे तब कॉग्निजेंस लेंगे। बी में क्या लिखा हुआ है कि एंड अ रिपोर्ट कंटेनिंग facts and circumstances of the incident from the officer superior to such public servant is received, मतलब कि जिस पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है उसका सुपीरियर पुलिस अफसर का कोई रिपोर्ट ना रिसीव हो जाए। जिस पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है उसका सुपीरियर पुलिस अफसर का एक रिपोर्ट ना सबमिट हो जाए और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या आगे कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रही है तब तक क्या किया जाएगा, तब तक जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या था सबसेक्शन 2 में बोल रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक उस पब्लिक सर्वेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ना सुन ले या दूसरा जब तक उसका कोई सीनियर जो ऑफिसर है उसका कोई रिपोर्ट ना पढ़ ले, मतलब उससे रिपोर्ट मांगेगा कि आप रिपोर्ट दीजिए आपका क्या कहना है, तो जो सीनियर है वो रिपोर्ट देगा कि हाँ इन्होंने किया हुआ है ये ऑफेंस या देगा इन्होंने नहीं किया हुआ है। तो इन दो चीजों को कंसिडर करते हुए तब कॉग्निजेंस लेगी कोर्ट मजिस्ट्रेट लेगी, ठीक है संभवी। ओके सर। हाँ तो मजिस्ट्रेट जो है क्या दो चीज को कंसीडर करेगी ये लिखा हुआ है। कॉग्निजेंस लेते समय पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस है उसका कॉग्निजेंस लेने से पहले ये दो चीजों को कंसीडर करेगी तभी कॉग्निजेंस लेगी। और कौन सी दो चीजें हैं वो आप समझ गए, उसकी इसकी बातें सुन ली जाएंगी और उसके सीनियर का रिपोर्ट, उसको आप समरी में लिख भी सकते हैं रिपोर्ट बाय सीनियर, मतलब अंटिल रिपोर्ट रिसीव्ड बाय हिज सीनियर, उसका सीनियर द्वारा रिपोर्ट रिसीव ना कर लिया जाए। और पहला तो वही था उसकी बात को सुन ली जाए। चलिए 224 में हम लोग देख लेते हैं। सर फिर से आपकी वीडियो बंद हो गई। कल्पना भाई सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं? सर आपकी अरे ऑडियो यार वीडियो दोनों बंद हो गई थी, अभी जस्ट आई है। हाँ मुझे भी ये लगा अभी सुनाई दिया फिर से। वो कब से बंद हो गई थी? सर जैसे ही आपने मतलब बोला कि अब 224 स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्यों क्यों बंद हो गई थी ये? स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया आज मुझे लग रहा है। ठीक है हाँ सर कौशिक, वाईफाई चल भी रही पता नहीं क्यों, देखोगे कोई बात नहीं। अब हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिए इतना लंबा लंबा सेक्शन है, मतलब एक ही सेक्शन में इतना लंबा लंबा कंटेंट दिया हुआ है। और हालांकि डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सभी आसान ही है, बट आप लोग एक बार खुद से रीड कर लेंगे तो वो याद हो जाएगी। नहीं तो फिर अगर 2 महीना बाद आप पढ़ेंगे अभी के बाद ना तो फिर वही नया ही लगेगा सब कुछ, या फिर से आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा पूरा लेक्चर। तो उससे अच्छा है कि अभी मतलब रिसेंट 1-2 दिन के अंदर जो सेक्शंस हो जाते हैं उसको खुद से एक बार आप लोग रीड कर लिया कीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लिया कीजिए, या अभी मतलब 1-2 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग देख करके दोबारा वो देख लिया कीजिए, तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ठीक है कौशिकी, ऐसा है कि नहीं है? नहीं ये तो सर बस इसीलिए ऐसा मैंने सुन बोला करके, क्योंकि हाँ हाँ सुन एक दिन में करके ज्यादा अगर सेक्शन हो 3-4 जाते महीने हैं। बाद आप लोग देखेंगे ना। ओके ओके कौशिक, फिर बढ़िया है। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।